स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर बीएलए अंबाला। बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। तो मैम आज की मॉर्निंग गुड होगी क्योंकि कल हमने देखा था मॉर्निंग गुड तो थी लेकिन आफ्टरनून गुड नहीं था। बाद में हायर लेवल से बाजार में प्रेशर आ गया रिकॉर्ड हाई लगाकर। तो आपके हिसाब से ये जिस तरह का रशिया यूक्रेन को लेकर ये पूरा जो पीस प्लान को लेकर पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं, क्या ये तेजड़ियों को नई जान देगा क्या आज के सेशन में? ये हमारी जो कोर सेक्टर्स है उसमें थोड़ा बहुत डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिलहाल वही थोड़े से सेंटिमेंट बिगड़े हैं उनके। तो यस, सेंटिमेंट बूस्ट होंगे, क्योंकि इस बार ट्रम्प जी नहीं, हमने पिछली बार भी एक स्टेटमेंट लिया था कि मैं बोल रही हूँ पीस होगी, हमने डील फाइनल की है, लेकिन सामने वाले भी इसको एडमिट करे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट होता है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में देखा है। तो ये भी, हम अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बात है। यस, इसके ऊपर प्राइस सेंटिमेंट करते हुए, प्राइस एक्शन करते हुए दिखेगा। बट एक और बात है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में आज हम ऑल टाइम लो पर है। ऑलमोस्ट 89.9 का तो हो गया, तो 90 रुपीज देने पड़ेंगे $1 के लिए। हम्म। हालांकि दूसरी जो करेंसीज है उसके लिए ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं, बट उसके वजह से हमारे एक्सपोर्ट डेंटेड है। तो एक साइड में हमारे सामने एक अच्छी न्यूज है, लेकिन दूसरी साइड में हमारे सामने एक बहुत ही खराब न्यूज है कि हम डॉलर के अगेंस्ट में, जिसको स्ट्रेंथन होने की, अगर वो ज्यादा और मजबूत हुआ तो हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन और होगा उसके अगेंस्ट में। और ये एक बड़ा सेटबैक रहेगा आज भी। तो हो सकता है कि हम नए हाई की तरफ आज भी जाए। मंथली क्लोजिंग है एक्चुअली, आज पूरा मंथ आज क्लोज हो जाएगा। जो वीकली मंथली एक्सपायरी के बाद में आज की फाइनल कैंडल बनने वाली है। सो मतलब न्यूट्रल प्राइस हम देखेंगे आज में। मुझे नहीं लगता कि आज हम कल के हाई के ऊपर सस्टेन होंगे फर्स्ट, और ये भी नहीं लग रहा है कि हम लोग 26,000 के नीचे जाने वाले हैं। सो इसी रेंज में आज हम लोग क्लोज हो जाएंगे, उसी के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो बाजार के आप कह रहे हैं कि 26,000 के नीचे जाने और 26,310 के ऊपर जाने की संभावना कम नजर आती है। इसी रेंज के बीच में कहीं बाजार अटका रहेगा आज। यस, ठीक है, वेरी ओके। लाइकली। अच्छा, आप जो डॉलर रुपये की बात करें ना, मैं वो तो आपको बताता ही हूँ किस लेवल पर कल रुपया बंद हुआ, लेकिन उससे पहले एक और नेगेटिव आपको बताता हूँ। वो है एफआईएस की बिकवाली हुई है कल के सेशन में। कैश सेगमेंट में आप देखें ना, तो कल एफआईएस ने 1255 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। पिछले आप देखेंगे तो आई थिंक 2 दिन से उनकी ओर से खरीदारी हो रही थी। 2 दिन में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 5 साढ़े 5 हज़ार करोड़ रुपए की कैश सेगमेंट में खरीदारी थी उनकी। ये 25 और 26 नवंबर का आंकड़ा आप देखिए, तो कल जो 27 नवंबर का आंकड़ा आ गया ना हमारे सामने, वो है 1250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली का। अब 13,715 यस। करोड़ रुपए नेट नेट आप देखेंगे इस महीने की बिकवाली का नंबर है। तो आज अगर हम 1,000 करोड़, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हो भी जाए, तो भी मंथली बेसिस पर नवंबर में एफआईएस की कैश सेगमेंट में बिकवाली के साथ ही ये महीना हम खत्म करने वाले हैं। वायदा बाजार की तरफ आइए, कल किस तरह के आंकड़े हैं। कल वायदा बाजार में आप देखेंगे ना, तो कैश के विपरीत 747 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस की ओर से कल खरीदे गए हैं। इंडेक्स ऑप्शंस भी खरीदे गए हैं 9,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों में बिकवाली हुई है। तो नेट नेट देखें तो आपको 6,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी का नंबर दिखेगा। और ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हो रही है ना, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशो में दिख जाएगा। दरअसल 11.57% पर हमने 21 नवंबर को ये रेशो देखी थी। अब ये बढ़कर 19% पर पहुंचती हुई दिखी है, और 81% पर आप देखेंगे जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो घटकर आती हुई दिखी है। तो मैम, कैश की जो बिकवाली है उससे देखकर मायूस हूँ, या फिर जो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हो रही है, लॉन्ग शॉर्ट रेशो इंप्रूव हो रही है, उसको देखकर थोड़ा सा हमें उत्साहित होना चाहिए? हाँ देखिए, कैश में जब काम होता है इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि ये इक्विटीज या कैश मार्केट में ये थोड़ा लंबा चलेगा, सस्टेनेबल होगा। बट व्हेन यू आर डूइंग दीज एक्टिविटीज इन कैश, दैट मीन्स आपका भी इंटेंशन ज्यादा ट्रेडिंग के लिए ही है, या फिर आप हेजिंग कर रहे हो समवॉट। सो कैश मार्केट पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए अगर आप एफ आई हम्म। आई एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हो। यस। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हल्की आवाज में आपने बोल दिया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो आप कह, हाँ। जैसे तैसे माहौल बना था कि ठीक है 26,000 से 26,300 या 310 ये मोटा मोटी रेंज है जिसके बीच में हम दिन बिता लेंगे। लेकिन आपने ये जो हल्के हाथ से जी। कह दिया ना, ये कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके थोड़ा मायने में समझाइए मुझे, मतलब कि कैश सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये वायदा में जो खरीद हो रही है उसको ज़्यादा तवज्जो ना दें।
वायदा में आपको लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना पाएंगे अभी। फिर अच्छा। उसका फिर इंटेंशन यही है कि आप भी ट्रेड करो। अगर आप उस एफआईआईस के ट्रेंड को या फिर एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हो तो उसको उनके ये होता है ना, मन को समझो कि करना क्या चाह रहे हैं। तो वो भी शॉर्ट टर्म में बेट्स ले रहे हैं, तो आप भी जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म में बेट लीजिए, और जैसे ही उसमें कुछ हो जाता है फिर निकल जाइए। बट एज फार एज यू आर ट्रैकिंग इंडेक्स, इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन जो पिछले पूरे सेशंस का रहा है, कुछ सेशंस का स्पेसिफिकली, तो ये नए हाईज, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर से एक मंथ क्लोज हो रहा है, फिर बोल रही है बात कि हमें ये नया हाई दिलवाया गया है रिलायंस की तरफ से। पर अगर रिलायंस मजबूत मजबूत नहीं होता तो हमें ये नया हाई नहीं मिल पाता था। तो अभी भी अगर रिलायंस, क्योंकि अभी बहुत ऊंचे स्तर पर हो गया, तो वहां से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज है वन। सेकेंडली हमने देखा है कि पीएसयू बैंक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, न्यूज की वजह से था। अभी वो भी बहुत डिक्लाइन होने की कंडीशन पर है, ओवरबॉट हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम इंडेक्स को ही देखें कि कहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, वो तो हमने पहले ही समझ लिया। तो जो मेजर हम्म। फोर्स थे इसके लिए रिलायंस और पीएसयू थे, उसमें अब थोड़ा बहुत हमको करेक्टिव मूव मिलेगा। बट बेरिश हो जाएंगे नहीं, पुल बैक आएगा, उसकी वजह से इंडेक्स में थोड़ा सा असर दिखेगा। ओके, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बन पाता है अगर आप वायदा बाजार की पोजीशन देखते हैं, तो उस लिहाज से जो वायदा में खरीदारी हो भी रही है उससे ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, कैश सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो फिर मैम आज ट्रेड कैसे करना चाहिए मार्केट में? मतलब अगर आप कैश पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा उत्साहित नहीं है और रेंज में बाजार रहेगा, तो क्या खरीदारी बिकवाली दोनों तरह के मौके मिलेंगे बाजार में फिर आज? हाँ, एक बार आपको सेल का मौका मिल सकता है और एक बार आपको, और आज सेल ऑन राइज का ही ट्रेड ज्यादा ढूंढे। पिछले हफ्ते हमने अच्छा। बोला था कि बाय का ही व्यू ढूंढिए, 25,850 के आसपास तक भी रहता है तो। अभी हम्म। लेकिन नजरिया अलग है। तो अभी क्योंकि हम उस लेवल को टच कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आप जो भी आपको मौका मिले, अगर आज के दिन में 26,300 के ऊपर, 26,320, 330, 40, इस रेंज, 30 पॉइंट की इस रेंज में अगर मिलता है, तो वहां से थोड़ा सा एक्सपोजर लिमिट करके अपना एक सेल का ट्रेड प्लान किया जा सकता है इन बोथ द इंडेक्स एक्चुअली इंडाइसेस। अब बैंक निफ्टी को भी इसी इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, निफ्टी को भी इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर बाइंग की बात आती है, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है अभी भी इंडेक्स लेवल पर वो बाइंग का है, अप ट्रेंड है। ठीक है। तो अगर आपको बाइंग लेनी ही है तो 26,000 के आसपास अगर आज मिले तो थोड़ा लिमिट एक्सपोजर करो, लेकिन बाय का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी आपको बाय का ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि बाय नेचर भी कुछ लोग बायर और सेलर होते हैं, तो अगर आपको बाय का ट्रेड बैंक निफ्टी में भी ढूंढना है तो कम से कम 59,100, 59,100 के आसपास आए तो बाय का प्लान करें, और अभी चल रहा है 59,730 के पास में। ठीक है। तो खरीदना है तो नीचे में आने का इंतजार करें, और ऊपर में कोई भी बाउंस मिलता है तो ऊपर में बिकवाली भी आप कर सकते हैं। दोनों इंडेक्स में आज आप ऊपर में बिकवाली और नीचे में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। फ्राइडे का दिन है, 2 दिन का वीकेंड भी है, और वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि होता क्या है ना कि 2 दिन से पहले जो क्या खबरें आ जाएंगी निकल के, उसका डर बाजार में कहीं ना कहीं दिखने लगता है। तो भले ही पॉजिटिव ओपनिंग हो भी जाए शुक्रवार के दिन, अमूमन हम ऐसा देखते हैं बाद में हाई लेवल से प्रेशर आ जाता है। और पिछले हफ्ते तो हमने देखा था फ्राइडे को खुलते ही घमासान शुरू हो गया था तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच में। बहरहाल आज कैसा होता है देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि 20 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ आज इंडियन मार्केट्स में शुरुआत देखने को मिल सकती है। FISDS के नंबर्स हमने देख लिए, जरा एक बार ना आप डॉलर रुपये भी देखिए। कल रुपया फिर से 4 पैसे की कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ दिखा है। बुधवार को हमने देखा था लेवल था 89.27 का, उसके सामने 89.31 का लेवल कल हमने क्लोजिंग के बेसिस पर देखा है। तो 4 पैसे और कमज़ोर कल रुपया होता हुआ दिखा है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ साथ ना मैम, ये डॉलर रुपये तो आपने डिस्कस किया ही है, मुझे ज़्यादा फोकस करना है आज NSE के जो लॉट साइज़ के रिवीजन हुए ना उसके ऊपर। Yes. NSE ने कल जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके लॉट साइजेस में बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव हैं, देखिए, निफ्टी 50 के 75 का 65 हो जाएगा, निफ्टी बैंक में 35 का 30, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी में 65 से 60, और निफ्टी मिड सेलेक्ट में 140 से 120। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसके लॉट साइज में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसके जो डेट्स हैं ना वो भी सामने आ चुके हैं। निफ्टी 50 के जो मौजूदा लॉट साइज के साथ 23 दिसंबर को आखिरी जो एक्सपायरी है वो होगी, और जो बदले हुए लॉट साइज हैं उसके साथ पहली वीकली एक्सपायरी 6 जनवरी को होगी। निफ्टी बैंक, Yes. निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड सेलेक्ट की 30 दिसंबर को आखिरी मंथली एक्सपायरी होगी जो मौजूदा लॉट साइजेस हैं उसके हिसाब से, और बदले हुए लॉट साइज के साथ पहली वीकली एक्सपायरी 27 जनवरी से आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पूरा ये जो सेटअप है वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा। मैम, जो लॉट साइजेस रिवाइज किए गए हैं, नीचे किए गए हैं, हल्के किए गए हैं, उससे क्या इंडिकेशन देने की कोशिश है NSE की ओर से?
अब मैं इस पे क्या मतलब मैं कमेंट दूंगी तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए। 6 महीने पहले ऐसा क्या हो गया था कि आपने बढ़ा दिए? अभी छह एग्जैक्टली महीने बाद मैं ऐसा क्या हो गया? मैं उसी वजह से ही पूछ रहा हूँ। उस समय आई थिंक जो मैं समझने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। उस समय या बढ़ाने का जो औचित्य था आई थिंक वो इसलिए था कि लोगों को यानी कि रिटेलर्स को मार्केट से दूर रखा जाए, एफएनओ से दूर रखा जाए। तो लॉट साइज अगर आप बढ़ा देंगे, ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, तो शायद एक हिंड्रेंस हो जाएगी आपके लिए कि ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, तो उस वजह से शायद आप पोजीशंस कम करेंगे। क्योंकि सेबी की स्टडी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार हम देख रहे हैं, यही दर्शा रही है कि ज़्यादातर जो छोटे निवेशक हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं एफएनओ मार्केट में, वो पैसा गंवाते ही हैं, 90% से ज़्यादा लोग। तो उस बेसिस पर आई थिंक ये फैसला लिया गया था। अब वही चीज़ मैं भी इनफैक्ट पूछना चाह रहा था, मेरा अगला सवाल यही होता आपसे कि ये जो पिछली बार जो रिवीजन हुआ था उसको ऊपर की ओर किया गया था, अब ये जो घटाए गए हैं उससे क्या इंडिकेशन आप देना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं? मैं कर ही देती हूँ, बिकॉज आई एम दैट्स, मुझे मौका मिला है। तो पहले तो सेबी की जो रिपोर्ट है, यस आई वुड लाइक टू टेक इट एज अ प्रिविलेज। संदीप जी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज बेयर विद मी, नहीं नहीं, कोई इनफैक्ट बात ऑल नहीं। व्यूअर्स। थैंक यू। देखिए, जो एफएनओ की रिपोर्ट है ना, उसमें 40%, 50% अप्रोक्सीमेटली ब्रोकरेजेस चार्जेस, जो अलग अलग तरह के जो चार्जेस लगते हैं ना, अगर उनको हम्म। हटा दिया जाए, 50% विन रेट था। हम्म। अगर आप उसको कम कर देते हैं तो लॉट साइज बढ़ने से क्या हुआ था कि लोगों के जो चार्जेस थे ना वो कम हो गए थे। इसका असर, मैं सिंपल सिंपल बीइंग एन एनालिस्ट में ये बात बोलूंगी, इसका असर क्या हुआ पिछले 2-3 क्वार्टर में, कि जो हम्म। कंपनीज थे उनके मार्जिन, उनके रेवेन्यूज पर फर्क पड़ा। सिंपल। तो वापस वो से उनके अगर आप इस नतीजों में चीज भी को, दिखा, उसी चीज को, वो उनके नतीजों में दिखा यस भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इट्स ए क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड। अब पता नहीं, बट एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? अगर आपका ये स्टेटमेंट जो आपने जो अभी इसको रिवाइज किया है, इंक्रीज किया है, हम्म। डेफिनेटली लोग इसके साथ हैबिचुअल हो गए हैं। अभी जो छोटी कैपिटल वाले लोग हैं वो थोड़े दूर भी हो गए मार्केट से, उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं। हालांकि वो दूसरे ऑप्शंस को ढूंढने लगे, बिटकॉइन वगैरह वगैरह। बट आपके हाथ से तो नुकसान कम हुआ ना, आपके प्लेटफॉर्म पर तो नुकसान कम हो रहा था। तो उसको वापस से रिवाइज करने का दो ही कारण है, या तो आपको रिटेलर्स की, टू बी ऑनेस्ट, पड़ी नहीं है, या फिर जो एक्चुअल बिग हैंड्स हैं जिनके ऊपर मार्केट चल रही है, ब्रोकरेज हाउस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, या फिर उनको आपको ज्यादा केयर है। सो सिंपल, मतलब इससे फायदा तो नहीं होगा अभी, क्योंकि एक चीज जो आपने एक सिस्टम में ला दी, लोग उससे हैबिचुअल हो गए थे, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट आपके रिटेल ट्रेडर्स को हो रहा था, क्योंकि आप ठीक यही है। देखना चाहते हैं कि आपका रिटेल बचे। उससे वो बचने लगा था, तो अब इसको रिवाइज करने का सेंस ही नहीं था। सॉरी। सारा वक्तव्य दे दिया आपने और बाद में आप कैरी चलिए, सॉरी। अच्छा, मैं इससे ना एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, जिस भी बेसिस पर या जो भी थॉट प्रोसेस के साथ आपने ये बदलाव किया, अब ये मान के चलें कि पहले जब ये हुआ था, आप कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनके मार्जिन्स के ऊपर, उनके वॉल्यूम्स के ऊपर, उनके रेवेन्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट आया था। तो क्या वापस मान के चलें कि रिवर्सल होगा, उनके लिए पॉजिटिव होगा? आज कम से कम ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स या एक्सचेंजेस वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन पॉजिटिव साइड पर दिखेगा? थोड़ा बहुत, आज इमीडिएटली नहीं, लेकिन एक नजर है तो बदल गया। अगले 2-3 क्वार्टर के लिए हिसाब से वो भी अभी मतलब दे आर ओके, कि हाँ चलो ठीक है, हमारे जो रेवेन्यूज है उन पर अभी जो डिक्लाइन आया था वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। इनफैक्ट एक और न्यूज है संदीप जी, जो टीआर किया था ना, टोटल एक्सपेंस रेशियो घटाया था हाँ हाँ पिछली हाँ बार, 12 से 2% समथिंग किया था। अभी म्यूचुअल हाँ। फंड हाउस भी पहुंच गए हैं, सेबी की साइड पर, कि हम कैपिंग मत लगाओ। कैपिंग मत लगाओ का मतलब सीधा सा है कि उनके पास में भी उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, लेकिन जिसका पैसा एक्चुअली लग रहा है उसका पैसा घटेगा। तो मतलब सेबी हर निवेशक के साथ का एक स्टेटमेंट तो है, मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन ठीक है, दिख नहीं रहा है। और खैर, कमिंग बैक टू दिस। नहीं ठीक है, वो बात आपकी या सही है। मुझे पता है 2 दिन पहले ये डिस्कशन हुआ था आई थिंक, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं और सेबी के साथ इनकी कुछ बैठक बैठक थी इस चीज़ को लेकर, जो ये रिवीजन किए गए थे। ये उसमें कोई अपडेट नहीं निकल के सामने आया, लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे भी ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो आज हो सकता है कि कुछ हल्का पॉजिटिविटी आपको ब्रोकरेज साइड के जो स्टॉक्स हैं, एंजल वन हुआ, यस। नुआमा हुआ, जो कि डेरिवेटिव साइड में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है, और उसके साथ साथ बीएसई, इन स्टॉक्स पर आप ज़रूर आज नज़र रख के चल सकते हैं। ये जो लॉट साइजेस में रिवीजन किए गए हैं लेकिन एनएससी की ओर से। हाँ, हाँ हाँ। आज की डेट में नहीं बाय करना है इसमें से कोई भी स्टॉक। थोड़े से अभी
ये मतलब इट्स लाइक 2-3 महीने की या 2-3 क्वार्टर का न्यूज है ये। तो इसको आज ही प्ले करने की कोशिश मत करिए। कहीं पर जब मौका मिलेगा, जैसे एंजल वन, शेयर इंडिया वापस है, शेयर इंडिया ऑलरेडी वैसे मैं बता चुकी हूँ 150-55 पर फिर से खरीद सकते हैं। एंजल वन में डेफिनेटली 2750 के आसपास है आज। आज अगर ये आपको 2570 से लेके एक पूरा रेंज दे रही हूँ पूरे हफ्ते के लिए, कभी भी मिले मतलब अगले 5-6 दिन के अंदर भी, तो 2500 से लेकर, सॉरी 26,500, 2650 से लेकर के 2750 तक की इस रेंज में इसको हम खरीद सकते हैं। इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो 3000 से लेकर के लगभग 3300 तक रख सकते हैं। एक अच्छा मूव इसमें कैप्चर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हमें 2450 का, एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस मूव। परफेक्ट है। यस। यही कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस न्यूज़ के चलते ज़्यादा फोकस में, ज़्यादा इम्पैक्ट में रह सकते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा थोड़ा टाइम भी दिया इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश भी की है। स्पेशली जो पिछला मूव था लॉट साइजेस में रिवीजन का, वो ऊपर की ओर था, उसके बाद अब इसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो आईब्रो रेस होते ही हैं। तो इसका इम्पैक्ट लेकिन ये है कि ब्रोकरेज साइट्स पर, स्टॉक्स पर कुछ ज़रूर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ खबरों वाले शेयरों की बात करें मैम, तो यहाँ पर सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है अदानी डिफेंस के जरिए। एफएसटीसी नाम की कंपनी है जिसका करीब करीब 73% हिस्सा इन्होंने 820 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा है। ये कह रहे हैं कि पायलट ट्रेनिंग को एक्सपैंड करने के लिए ये अधिग्रहण किया गया है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रुप पर आपकी राय? देखिए, अगर ट्रेडर है तो मैं फिर से वही स्टेटमेंट है, इसको चेंज नहीं किया। ट्रेडर है तो दूर रहो, इन्वेस्टर है तो फोकस करो। अभी भी ये स्टॉक्स चले नहीं है, और रेंज इनकी वही रहने वाली है, 5 से 15% की रेंज में ये ही ट्रेड करता रहेगा। लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट होंगे ये बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, डिप आए जो कि कल आया है फिर से 2200 के आसपास, 2250 के आसपास कल आया है, खरीदने की कोशिश करिए। लेकिन नजरिया सिर्फ आपका आज से 2-3 साल का रखो, ताकि एक पूरा जो मूवमेंट है, जो ये एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, एक्विजिशंस जो कर रहे हैं, और जो एक्सपेंशंस इन पे आ रहे हैं, कोर सेक्टर्स में है, ऐसे सेक्टर्स में है जिसमें कि जो एंट्री बैरियर्स जो होते हैं ना, बहुत ही मुश्किल वाले एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपटीशन फ्यूचर में इनको आना एक मुश्किल बात होगी। तो उस नजरिए से, यानी फ्यूचर में भी ये एक मोनोपोलिक या फिर डुओपोलिक बिजनेस कैटेगरी में ही ट्रेड कर बिजनेस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं, इनके बिजनेसेस में जो भी आप देख रहे हैं इसमें हाथ डाला जा सकता है, यानी इसमें एक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नजरिया 2-3 साल का। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक्यूमुलेशन करना चाहिए। दिस इज द टाइम। ठीक है, धीरे धीरे 2 साल 3 साल के नज़रिए से आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर, अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में आपको एकोमोडेशन करके चलना चाहिए। कल ये निफ्टी का टॉप लूजर था, 3% के आसपास की कमजोरी थी, 2250 रुपये के भी नीचे जाकर ये स्टॉक का सेटल होता हुआ दिखा था। टाटा टेक्नोलॉजीज मैम, अगर आप सही है, अगर आप थोड़ा पानी वगैरह ले लें, मैं समझता हूँ तबीयत ख़राब है, थोड़ा मौसम का भी इम्पैक्ट है, मैं खुद भी 15-20 दिन इस चीज़ से जूझा हूँ। तो टाटा टेक्नोलॉजीज में मैम एक एक्विजिशन ये करने वाले थे, यूरोपियन कंपनी है जिसका 7.5 करोड़ यूरो में ये अधिग्रहण करने वाले थे। वो शेड्यूल से पहले, यानी कि समय से पहले इन्होंने पूरा कर लिया। एस्टेक नाम की ये कंपनी है, इसको आप कैसे देखते हैं? खबर तो अच्छी है, ऑब्वियसली अधिग्रहण किया है तो कुछ एक्सपेंशन, कुछ मूव्स इनके पॉजिटिव साइड पर दिखेंगे, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक मूव देने के लिए तैयार है। यस, लग रहा है। और अगर इनफैक्ट आज ये 677 के पास में है, अगर 650 तक भी आता है बाय चांस, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आज कल परसों एनीवेयर, एक हफ्ते के डाउन द लाइन में, तो उसको तब भी खरीदा जा सकता है, डरना नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में भी आप इसको खरीद सकते हैं। और ये वाली जो टाटा टेक की न्यूज है, मेरे ख्याल से 3-4 दिनों से मार्केट में फ्लोट हो रही है, बट उसके ऊपर भी अच्छा। इसने रिएक्ट नहीं किया। उसका जो मेजर रीजन उसका यह है कि फिलहाल आज की डेट में इसकी जो वैल्यूएशन है, चार्ट बेशक हमें एक छोटी सी रेंज में दिख रहे हैं, बट उस चार्ट के साथ हमें यह भी देखना है कि क्या आज की डेट में जो पैसा लगाएगा उसके लिए क्या ये महंगा है या सस्ता। तो उसके लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्टर जहां पर 18-19 की मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है रेगुलरली, ये 39-40 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका महंगा है ये अभी, इसी वजह से कई सारी अच्छी न्यूज होने के बाद भी, आईटी में भी थोड़ा बहुत एक होप चलने के बाद भी ये नहीं निकल पा रहा है। तो इसका रीजन सिर्फ इतना है, और इसीलिए मैंने बोला है कि 650 तक भी अगर आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा बाय करने की कोशिश करिए, बिकॉज चांसेस है कि एक बार अगले कुछ दिनों के अंदर में 650 के आसपास ही आए। तो वहां पर इसमें फिर से थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। आज की डेट में भी थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सपोजर से खरीद सकते हैं, और 650 के पास भी। अब ये मूव करेगा कि नहीं, यस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो बहुत स्मॉल रिस्क है। 630 630 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके
हम 745 से लेकर के 800 तक की एक रेंज को ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। द व्यू विच वी नीड टू टेक केयर कंटिन्यू विद दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 क्वार्टर्स ओनली। 6 महीने के नजरिए में ये जो आपको दे लेकर के निकल जाइए। ठीक है, अब तो आप कह रही हैं कि स्टैगर्ड वे में खरीदारी कीजिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ में, यहाँ पर भी खरीदिए, और उसके साथ साथ नीचे में अगर 650 के आसपास मिलता है तो सीएमपी पे भी लीजिए, और उसके साथ साथ नीचे में 650 के आसपास मिले 630 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 745 पहला, और उसके बाद 800 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से स्टैगर्ड वे में अपनी बाइंग को आप करके चल सकते हैं। अभी थोड़ा लीजिए, थोड़ा नीचे में और आए तो लीजिए, घबराना नहीं है, नीचे में और आपको ऐड करना है, और उसके थोड़ा सा नीचे 630 के आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिए, 800 रुपये तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कल मैम आपको याद होगा वर्लपूल ऑफ इंडिया, इसमें कल ब्लॉक डील हुई थी, और ब्लॉक डील क्योंकि 14% के डिस्काउंट पर उसका फ्लोर प्राइस तय किया गया था, तो स्टॉक में हमने कल डबल डिजिट लॉसेस देखे थे, और कल हमने देखा 11.5% गिरकर ही स्टॉक बंद हुआ। प्रोमोटर ने कल 11.25% के आसपास स्टेक बेचा है 1490 करोड़ रुपए की रकम में। 1045 रुपये के आसपास का औसत प्राइस है, एवरेज प्राइस है जिस पर प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। हालांकि खरीदारों की लिस्ट में देखें तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुल फंड, सोसाइटी जनरल, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि सामने आए हैं जिन्होंने खरीदारी की है, जो खरीदारों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन मैम प्राइस तो एक डेटरेंट है, जिस प्राइस पर ये स्टेक बेचा गया है, और आगे भी वो ऑफलोड करना चाहते हैं। हालांकि एक आई थिंक 90 दिन के आसपास का एक थोड़ा पीरियड होगा, कूल ऑफ पीरियड होगा, जो वो नहीं बेच सकते हैं, लेकिन हाँ उनको बेचना है, और ये आज से नहीं, ये पिछले 2 साल से लगातार वो बेच ही रहे हैं, उनको अपनी हिस्सेदारी कम करनी है इसमें। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जितनी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, क्या नई खरीदारी का कोई एडवेंचर करना चाहिए इसमें, या फिर प्योरली अवॉइड करें इसे? अवॉइड करने की तो जरूरत नहीं है। देखिए, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को खरीद रहे हैं, सो देयर इज अ रीजन। और ये कहीं ना कहीं जो मेरी समझ में आता है वो है एलजी से कंपैरिजन कहीं ना कहीं इसका हो रहा है आज की डेट में। और तो आप लोग भी अगर कोशिश करें तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हियर इज कि कौन से भाव पर, कौन से प्राइस पर खरीदे। तो अगर आप 1 महीने से कम का आपका बिल्कुल नजरिया है, आप 1 महीने के बाद आप पूछेंगे कि अब क्या करूं, तो फिर आप अभी मत खरीदिए, लेट इट गेट सेटल्ड, थोड़ा सा सेटल होने दो। दो तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 1 महीने का अगर नजरिया है तो या तो ब्रेकआउट पर या बिल्कुल ऐसे सपोर्ट पर जहां से जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाए। तो अभी ये बीच में है मेरे ख्याल से। अगर आप बिल्कुल सपोर्ट जैसा भाव ढूंढ रहे हैं तो वो 1,000 से लेकर के 950 का है। वापस आ जाए तो खरीद सकते हैं। और अगर आप एक ब्रेकआउट लेवल को प्ले करना चाह रहे हैं तो वो कम से कम वो 1250 के ऊपर है। सो दोनों ही कंडीशन में आपको प्राइस अलर्ट लगा करके रखना है। नाउ द सेकेंड थिंग, कि अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है और आपका नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल का है, इस मायने से अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप इसको ग्रेजुअल मोड पर एक्सपोजर लिमिट करो, क्योंकि एक बार हो सकता है कि 950 से 1,000 के पास में आए। वहां पर आप चाहे तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें बाय बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर भी एक आज की डेट में खरीदने वालों के लिए एक ऐसा स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दूं जिसपे अगर कुछ होता है तो हमें एक एग्जिट तो मिल ही जाए। सो इन दैट वे एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 1,000 का, सिंपल। अगर ये ट्रिगर्ड हो जाता है, अगर मार्केट खुल रही है आज 1,050 के आसपास और आप खरीद रहे हैं, तो हाँ 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा और नीचे के भाव पर मिले तो भी आप खरीद सकते हैं, 40, 35 वट एवर। लेकिन 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। अगर ये ट्रिगर्ड हो जाए तो फिर अगली बाइंग आपको 950 के आसपास ही करना है। तो इसमें इस छोटे से व्यू के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। रही बात टारगेट क्या मिलेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर हमें 1,140 से लेकर के 1,080 तक का एक स्विंग ट्रेड करने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 1140 से 1180, या फिर 1040 से 1080? 1,040 से लेकर के 1,180। 1040 से 1180, क्योंकि स्टैगर्ड वे में नीचे तक बाइंग करनी है, तो नीचे से आते आते आपका टारगेट आएगा 1,040 रुपये का। कोई क्वेश्चन करे अगर कि 1,060 पे 62 पे तो स्टॉक खड़ा है, तो 1,040 का टारगेट कैसे है? अभी लीजिए, थोड़ा नीचे भी लीजिए, 1,000 रुपये, नहीं 950 नहीं नहीं, तक मैंने भी। शायद गलत बोल नहीं, संदीप जी यू वर करेक्ट। 1,140। यू आर क्योंकि राइट। मुझे, हाँ वही मैंने लगा था। यस तो यस। 1,140 आपका पहला टारगेट है, और उसके बाद 1,180 ये आपका दूसरा टारगेट है। तो अभी लीजिए थोड़ा सा, अगर आप अभी लेना चाहते हैं, वैसे वेट कर लें तो अच्छी बात है कि 1,000 से लेकर 950 की रेंज में मिले, तो वहाँ पर आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा मैम, सोना कॉमस्टार, इसके ऊपर आपकी राय दीजिएगा। और अगर आप देखें ना तो सोना कॉमस्टार के साथ साथ एनएलसी इंडिया और जीएमडीसी, क्यों मैं इन तीनों स्टॉक्स को एक साथ पूछ रहा हूँ, ये तीनों स्टॉक्स एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं
क्योंकि कल जो आपको याद होगा परसों शाम को इनफैक्ट रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंसेंटिव स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया कैबिनेट की ओर से 7,280 करोड़ रुपए का, और उसमें ये 3 ही नाम हैं जिसमें एनएलसी इंडिया, जीएमडीसी कल भी काफ़ी अच्छा चला, 3 दिन में 20% से ज़्यादा चल चुका है, और तीसरा नाम है ये सोना कॉमस्टार का। ये इन्होंने कहा है खुद इनफैक्ट कंपनी ने कि जो ये भारत की रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम है ना, इसके लिए ये अप्लाई करेंगे। ये 7,280 करोड़ रुपए का 7 साल में कुछ आउटले है जो कि कैबिनेट की ओर से मंजूर किया गया है। ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की तलाश करें, स्पेशली जो फॉरेन टेक पार्टनर्स हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम अप्लाई भी करेंगे। इसके लिए मैम सोना BLW यानी कि सोना कॉमस्टार, और बाकी अगर आप दोनों को डिस्कस करना चाहें, अगर चार्ट्स पे कुछ आपको हैपनिंग लग रहा है तो वो भी बता सकती हैं। देखिए, सोना कॉम्स को हम लोग ग्रेजुअल मोड पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ हमारे मेंबर्स के पास से एक लॉन्ग मतलब इन्वेस्टिंग थीम के हिसाब से मैंने एक ट्रेड रेकमेंड करके रखा हुआ है जो कि 420 के पास में था। अभी 2-3 महीने की ही बातें हैं और अभी ये 510 के आसपास है। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्शन है वो और थोड़ा बड़ा है, 600 के आसपास तक का इसमें व्यू है हमारा। नाउ सोना कॉम्स अगर न्यूज की वजह से ही गिरा था पिछली बार, फंडामेंटल कंपनी में कोई चेंजेस नहीं आए थे, तो इस नजरिए से अगर हम इसको देखें तो अगर ये बाय चांस हमें 480 पर फिर से मिलता है, पिछले सेशन में 509 पर क्लोज हुआ, तो 480 के आसपास अगर ये फिर से मिल जाए तो इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं बीइंग एन इन्वेस्टर, बिकॉज ये जो न्यूज है ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं एज अ बिजनेस और जो इसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। तो 480 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 440 का, विच इज वेरी अनलाइकली टू गेट हिट एंड मोर देन इनफ ऑल्सो। यहाँ पर हमें लगभग 560 से लेकर के 600 रुपए के टारगेट्स मिल सकते हैं, और नजरिया जो मैं अगर बात करूँ तो 2 से 3 क्वार्टर्स का मिनिमम तो है आज भी। और सभी स्टॉक्स अगर मैं एनएलसी इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर आप इमीडिएटली बाय ना करें, अगर कर भी रहे हैं इनफैक्ट, अगर आप एनएलसी इंडिया में आज के डेट में बाय कर रहे हैं तो 235 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ही काम करिए। ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेड के लायक है आज की डेट में, और 247 रुपए पर 247 पर है। आराम से हम इसमें 263 से लेकर के 280 तक के ट्रेड्स को टारगेट्स को देख सकते हैं। सो 235 इज द स्टॉप लॉस फॉर एनएलसी इंडिया। इसमें भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है बट विद लिमिटेड एक्सपोजर। ये करंट प्राइस पर भी बाय किया जा सकता है। सोना कॉम्स के लिए हमको प्राइस का वेट करना चाहिए। जीएमडीसी के लिए संदीप जी, मैंने इसको शायद पिछले हफ्ते में रिकमेंड किया है, लेकिन कहाँ किया है वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, बट जितने भी लोगों ने हमको 480-90 की रेंज में लिया है उनके लिए 550 वाज द फर्स्ट टारगेट जो कल हिट हो गया। तो ये डिस्क्लोजर है पहली बात। अब इसमें आगे का व्यू क्या है? एनीवेज अगर इसको 520 तक 35 तक फिर से मिले, खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे कि स्टेटमेंट है कि ये जो न्यूज है ये तीनों इसमें हम खरीद सकते हैं इसको, और ये जो न्यूज है इस माइनिंग इंडस्ट्री के लेकर के पॉजिटिव न्यूज है जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही एनकैश की जा सकती है। ट्रेडिंग में शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो यहाँ पर 520 से 535 की रेंज में बाय। टारगेट जो हम यहाँ पर आराम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट 600 से लेकर के अप टू एक फ्रेश हाई की एक्सपेक्टेशन है मेरी 670 रुपए की। तो आप इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी करंट प्राइस की रेंज में आज कल जब भी मिले खरीदने की कोशिश कर सकते हैं 520 535 से। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर मेंटेन करके चलना है 480। 480 ठीक है, परफेक्ट है। तो जीएमडीसी में भी नीचे अगर मिलता है तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 480 पर आपको सोना कॉमस्टार, सोना BLW खरीदना है। 520 से 535 की रेंज जीएमडीसी की बताई गई है, इसमें आप खरीदारी करें तो 600 670 के टारगेट और 480 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर देखने को मिल सकते हैं, और 235 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बताया गया है एनएलसी इंडिया के लिए अगर आप वहाँ पे खरीदारी करते भी हैं तो, या फिर उसमें कोई ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते भी हैं। इस बीच आपको एक बार ना मार्केट दिखा देते हैं कहाँ पे सेटल हुआ है। प्री ओपन में आप देखें तो जैसा मैंने आपको कहा था कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 20 पॉइंट की मजबूती के साथ खुल सकता है, कुछ वैसा ही 22 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी आप देखें तो 26,237 के आसपास खुलने की तैयारी में है। 71 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 85,800 के आसपास, और बैंक निफ्टी 21 पॉइंट ऊपर 59,750 के ऊपर खुलता हुआ नजर आ सकता है। कल 59,866 ये हमारा इंटरडे हाई था जो कि नया रिकॉर्ड हाई भी था बैंक निफ्टी का। तो देखना होगा कि आज ये जो हल्की पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं प्री ओपन में भी, क्या उसके बाद बाजार अपनी स्ट्रेंथ को बचा पाता है
या फिर हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। खैर इसको देखेंगे, लेकिन दो आईटी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे मैम, विप्रो और टीसीएस। दोनों कंपनियों ने कुछ बड़ी डील साइन की है। विप्रो ने ऑडिडो नीदरलैंड्स के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है, जिसमें आईटी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जो मल्टी ईयर डील है वो कंपनी की ओर से साइन की गई। और एक बार टीसीएस की खबर भी दिखा दीजिए, इन्होंने ना एक एसएपी सैप के साथ एक 5 ईयर डील साइन की है एंटरप्राइज वाइड क्लाउड और जनरेटिव एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये जो डील है वो कंपनी की ओर से साइन की गई है। तो टीसीएस और विप्रो दोनों के लिए आपकी राय बताएं मैम कि क्या होगी। ओके तो सबसे पहले टीसीएस स्टिल इनएक्टिव, अच्छा ठीक है, स्क्रीन पर विप्रो है। तो पहले विप्रो अगर हम देखें 250-49 के आसपास अभी भी है, खरीदने लायक है। अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्री की कंडीशंस को समझ रहे हैं, तो स्टॉक बाहर के रीजन से गिरे हैं, ना कि अपनी खुद की मैनेजमेंट, वीक मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल्स की वजह से। तो मेरे हिसाब से 250 के आसपास की जो रेंज है खरीदने लायक है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 236 रुपए का, 236 का, एंड डू एक्सपेक्ट मिनिमम टारगेट ऑफ 264 अप टू 280। तो ये आसानी से मिलने वाले टारगेट है डाउन द लाइन। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का व्यू रखा है अप टू 3 मंथ्स का। एंड सिमिलरली अगर टीसीएस को देखें तो अभी पिछले सेशन में ये क्लोज हुआ है 3136। ऑलरेडी एक्टिव कॉल है, आपके पास भी शेयर किया था, 3200 का टारगेट था, विच इज वेरी लाइकली कि आज या फिर एक दो ट्रेडिंग सेशन में हिट भी हो जाएगा। नाउ द कंसर्न कि क्या फ्रेश बाय करें, यस कर सकते हैं। और इसमें फ्रेश बाय के बाद जो पहला टारगेट बनता है वो 3200 का ही बनेगा, क्योंकि लार्ज कैप है, धीरे चल रही है। और जो दूसरा टारगेट है 3300, इसके बाद ट्रेलिंग सजेस्ट किया था मैंने 3440 के रेंज के लिए। तो अभी भी इन तीन टारगेट्स के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाइंग का जो लेवल होगा 3100 से लेकर के 3150 के आसपास का है, और स्टॉप लॉस जो है वो 3010 का है। टारगेट एक्सक्यूज मी। 3300 और 3440 के नए टारगेट आ गए। आप कह रहे हैं कि 3100 के आसपास खरीदें जितना मिले। यस, खरीद सकते हैं। ओके ठीक है, परफेक्ट है। मैम आप थोड़ा ना रिलीफ ले लीजिए, आपके गले में मुझे लग रहा है काफ़ी दिक्कत है। इस बीच मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी। मेरा ऊपर वाले की कृपा से गला सही है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिलीफ देता हूँ। 2-4 मिनट में कमेंट्री कर देता हूँ मार्केट की, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा गर्म पानी भी ले लीजिए। बाजार इस बीच मैं आपको बता दूं, निफ्टी जैसे मैंने आपको कहा 22 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी में है। प्री ओपन में जैसे इंडिकेशन है 26,237 ये लेवल है। और आज के लिए हमने अभी बाजार खुलने से पहले बातचीत करी ही है। जो निफ्टी के लिए हमें रिकमेंडेशन मिली थी ये 26,000 नीचे में और 26,310 ऊपर में पार करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसी रेंज में ही कारोबार हो सकता है, तो आपको बिकवाली और खरीदारी दोनों के मौके मिलेंगे। निफ्टी में ऊपर में अगर 26,310 का जो रिकॉर्ड हाई है उसके ऊपर अगर हम जाते हैं 26,340 350 के आसपास मिले, तो वहाँ पर आप उछाल में बिकवाली की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। और इसी तरह से निफ्टी बैंक में भी ऊपर में बेचे, और नीचे में अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो नीचे के लेवल्स का वेट कर लीजिए। 59,100, अभी हम 59,750 के आसपास हैं, तो नीचे में अगर मिल जाता है 600-650 पॉइंट नीचे तो आप खरीदारी कीजिए। 59,100 59,100 ये लेवल सही होगा जहाँ पे आप खरीदारी करें, तो आपके लिए शायद कुछ पैसा बनाने का मौका बनेगा। यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा शायद हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल बनती हुई नजर आए। इस बीच बाजार खुल गया है, और खुलते देखिए बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में खुलते ही प्रेशर बन गया। हूबहू वैसा ही ट्रेड हुआ है, देखिए जैसा हमने पिछले शुक्रवार को भी देखा था। ऊपर खुले, ऊपर खुलते ही प्रेशर बन गया। तो 2 दिन का जो वीकेंड है ना, उसका जो 2 दिन बाजार बंद होने पर क्या खबर आ जाएगी, क्या हो जाएगा आपकी पोजिशंस को, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि खुलते ही बाजार में शुरू हो जाता है। तो मंदड़िए बाकी हफ्ते पता नहीं, वैसे तो कल भी हाई लेवल से एक्टिव हो ही गए थे। जिस तरह से हमने रिकॉर्ड हाई लगाया, बाद में ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हल्का होकर निफ्टी बंद हुआ। आज भी आप देखिए हाई लेवल से प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिला है। तो खुल गए हम किसी तरह से 26,200 के ऊपर, लेकिन खुलते ही 26,200 के नीचे ला दिया है मंदड़ियों ने बाजार को, और प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। तो एक्सपेक्टेशन थी ही कि आज एक रेंज में हम फंसे रहेंगे, ऊपर जाना भी मुश्किल है। अगर नीचे से खरीदारी आती भी है तो हर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 26,237 पर हम खुले, 26,251 तक भी चले गए। तो तेजड़ियों ने जोर जरूर लगाया, लेकिन उनकी चली नहीं। तो इस रशाकशी में मंदड़ी हावी हो गए हैं, और सीधा देखिए 26,251 वाला लाके नीचे खड़ा कर दिया 26,200 के भी। तो आप देखिए प्रेशर मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और ये घमासान ना मुझे लगता है कि आज पूरा दिन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेकंड हाफ में या फिर लेटर हाफ में कभी आखिरी 1 घंटे में कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिखे, लेकिन एक रेंज में ही आज बाजार कारोबार कर सकता है। और खुलते ही वैसे इंडिकेशन हमें मिल भी गए हैं। 26,191 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको निफ्टी का लेवल नजर आएगा भी। निफ्टी बैंक की तरफ आए, सेंसेक्स भी देख लीजिए 71 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक पे आप देखेंगे तो आपको प्रेशर आज ज़्यादा दिखेगा।
कल आउट परफॉर्मेंस था। कल आप देखेंगे तो फ्लैट लाइन पर सेंसेक्स निफ्टी बंद हुए थे, लेकिन ज़्यादा बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ था। हाई लेवल से करेक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी जो गेंस थे, जो स्ट्रेंथ थी क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, वो सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा थी। और आज देखिए जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर भी ज़्यादा है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स वो देखेंगे ना, तो निफ्टी बैंक आपको थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगा। अब नीचे इस लेवल से पुल बैक का दोनों इंडाइसिस में आने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर पुल बैक में और हर हाई लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जो खबरों के चलते ज़्यादा फोकस में है। उसमें अदानी एंटरप्राइजेस एक बार सामने दिखाई है, जो एक्विजिशन इन्होंने किया है उसके बाद उस पर किस तरह का इंपैक्ट दिख रहा है। अदानी डिफेंस ने ये एक्विजिशन किया है। कल निफ्टी का टॉप लूजर था अदानी एंटरप्राइजेस, और आज भी देखिए हल्की सही लेकिन कमजोरी के साथ ही यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखी है। टाटा टेक्नोलॉजीज जिसने समय से पहले अधिग्रहण पूरा कर लिया है एस्टेक का, ये अधिग्रहण 7.5 करोड़ यूरो में हुआ है, तो उसका इंपैक्ट क्या आज पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, ये एक बार समझ लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी से एक बार दिखाइए वहाँ पे किस तरह का रुझान है। आज हल्की सही पॉजिटिव शुरुआत हुई है, 678 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वर्लपूल की ब्लॉक डील की डिटेल सामने आई है, उसके बाद स्टॉक में कैसा रुझान है जरा वो एक बार दिखा दीजिए कि वर्लपूल में जो कल गिरावट बनी थी उसके बाद का लो लेवल से कुछ खरीदारी है, हल्की फुल्की %0.5% के आसपास की आपको यहाँ पे देखने को मिली। 1068 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोना कॉमस्टार, एनएलसी इंडिया, जीएमडीसी, इनको भी एक बार दिखा दीजिए। जो कैबिनेट की स्कीम आई है उसमें अप्लाई करने की जो बात है वो सोना बीएलडब्ल्यू की ओर से की गई है। मामूली सी 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए कुछ ऐसे एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं जो कि ज़्यादा फोकस में है, जिनमें ज़्यादा एक्शन आज के सेशन में बन रहा है। उसमें ना एक बार आप दिखाइए पेटीएम। कल खबर आई थी कि इनकी सब्सिडरी कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज करने के लिए फाइनल अप्रूवल मिला। कल तो स्टॉक में ज़्यादा एक्शन नहीं था, परसों जरूर 4.25% का अप था, आज फिर से देखिए 3.25% के आसपास की तेजी के साथ ये स्टॉक खुलता हुआ दिखा है। वेल्सपन लिविंग दिखाइए 2.5% से ज़्यादा की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। तो कुछ कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि एक्शन आज पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। और कोई गेनर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो उसमें आज आपको दिखेगा वेल्सपन इंडिया के अलावा बीएलएस इंटरनेशनल, इसको दिखाइए। ये 5 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, 5 मिनट का कारोबार हुआ है और इसमें आप देखेंगे 3.5% का अप हुआ है। इनफैक्ट अब 4% के गेन से स्टॉक में हो चुके हैं। 333.90 का लेवल है जो कि स्टॉक में फिलहाल दिख रहा है। पेटीएम मैंने आपको मेंशन किया ही है, इसके अलावा केएसबी, ये भी स्टॉक ऊपर है। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम्स की थोड़ी कमी है, लेकिन हाँ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये स्टॉक देखिए 2.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 605 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ये भी काफ़ी एक्टिव है आज के सेशन में। और वॉल्यूम अगर कहीं सबसे बढ़िया दिख रहे हैं ना, वो है वरुण बेवरेजेस में, 2% से ज़्यादा का अप है, 7,80,000 का वॉल्यूम है। तो वीएलए मैम अगर आप सही हैं अभी, तो अगर आप रिप्लाई कर पाएँ, वरुण बेवरेजेस ये स्टॉक आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, 2% ऊपर है, क्या ये एक्सटेंड हो सकता है मूव? और यस, और मेरे स्क्रीन पे मैंने वही तैयारी की है कि वरुण और वरुण का कॉल ऑप्शन और वरुण का स्विंग ट्रेड दोनों देना है। तो अरे वाह, यस, वरुण का कॉल ऑप्शन 770 करंट मंथ एक्सपायरी 15 से 20 रुपए की रेंज में, जिस भी रेट में आपको मिले, मतलब 15 से 19 रुपए की रेंज में खरीदार कर सकते हैं, क्या खरीदना इसको है? खरीद सॉरी सकते मैं हैं। मिस कर गया, क्या खरीदना है? बीबीएल दिसंबर मंथ 470 कॉल ऑप्शन, रेंज रहेगी बाइंग की 470 का, 15 से 19 रुपए की। यस, ठीक है। और जो टारगेट है वो 25, 30, 33, 35 मिनिमम मैं देख रही हूँ। बाकी इसके ऊपर का देखना है तो आप ट्रेल करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लेकर के चलना है हमें, यहाँ पर स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली बड़ा है, 10 रुपए का आज का जो इंट्राडे लो है उसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलो। चाहे तो टारगेट को थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि 28 रुपए तक का भी सेकंड टारगेट मिल जाए। तो आप पहला टारगेट ही 28 रुपए रखिए, एक्चुअली इसको खरीदारी की जा सकती है। एंड सिमिलर ट्रेड आई एम शेयरिंग विद माई मेंबर्स ऑल्सो, दिस इज अ डिस्क्लोजर। 28 पहला टारगेट, आगे 30, 28, 33, 35, 40, ये 3 4 टारगेट्स के लिए इसको हम आराम से देख सकते हैं। एंड 28, 33, 35, 40। बीपीएल को, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और ओके। इसको हम लोग कैश मार्केट में भी देख सकते हैं। कैश में ये अभी 478 पर है, खुला ही गैप अप, अदरवाइज हम इसको और अच्छे भाव पर खरीद सकते थे। 478 पर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 450 का। टारगेट जो एक्सपेक्ट करने हैं वो लगभग 497 से लेकर के अप टू 530 के करने हैं मिनिमम। तो इन टारगेट्स के लिए इसको 4 से 5 हफ्ते का व्यू दो और इसको ट्रेड किया जा सकता है। मैम दोबारा बोलिए, मैं टारगेट स्टॉप लॉस दोनों मिस कर गया, बहुत जल्दी जल्दी बोल गई। ओके, एंट्री तो करंट प्राइस पर लेना है 470, 475 से 470 की रेंज में, जो लोग बाद में भी देख रहे हैं अगर, तो ठीक है। 475 से 478 की रेंज में। टारगेट हाँ, है 490, हाँ 495, 530, ये दो टारगेट्स के लिए देख सकते ठीक हैं। है। स्टॉप लॉस रखना है 450 का। व्यू है 3 से 4 हफ्ते का। 3 से 4 हफ्ते मतलब मोटा मोटी 1 महीना है मान लीजिए।
यस, 1 महीने का ही व्यू है। ठीक है, और ओके। तो दूसरा एक है विप्रो। विप्रो को भी न्यूज न्यूज बेस है ये ट्रेड, लेकिन ये रिस्की है, बट इसको कैश में ज्यादा ट्रेड करें तो बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आज आपको विप्रो में कैश में खरीदारी करनी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर हम्म। हमको उसको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में इसका 240 का विप्रो दिसंबर मंथ 240 कॉल ऑप्शन को हम लोग 12 से 14 रुपए की रेंज में ट्रेड बाय कर सकते हैं, और अभी ये चल रहा है 14.30 के पास में, तो इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप ठीक लॉस है। टारगेट जो मेंटेन करना है, यहाँ पर हमारा मिनिमम टारगेट हम देखेंगे 18 रुपए से लेकर के 25 रुपीज तक मिनिमम है, और एक हम्म। 1.5 हफ्ते का ही व्यू रखिए आप इसमें, 10 दिन। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इंट्राडे के हिसाब से, आप इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा 10 रुपए का। तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, 18 रुपए का, 18 से 25 रुपए के टारगेट, व्यू है 10 दिन का लगभग, तो इसको भी एक बार देखा जा सकता है। कैश में भी, अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो, और अगर आप ऑप्शन से वेल वर्स्ड है तो ऑप्शन में भी ध्यान रखिए, ऑप्शन ज्यादा रिस्की होते हैं। ऑप्शन ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें ही तो विप्रो का दिसंबर महीने का 240 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 12 से 14 रुपए का। ये लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, अगर मैं चाहूँगा मेरी टीम ये देखिए नीचे तो आपको चलते हुए दिख ही जाएंगे। अगर आप इनको प्लेट्स बनाकर भी अगर दिखा देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ईजी रहेगा नोट करना। तो विप्रो का आप दिसंबर महीने का 240 का कॉल खरीदिए 12 से 14 रुपए के आसपास, इस रेंज में 18 रुपए से 25 रुपए टारगेट होंगे। 7 से 10 दिन के लिए ये ट्रेड आपको बताया गया है, और 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और वरुण बेवरेजेस, जिसकी बात हमने पहले भी की है, वरुण बेवरेजेस में दिसंबर महीने का 470 रुपए की स्ट्राइक का कॉल आप खरीदिए 15 से 19 रुपए की रेंज में। 28, 33, 35, 40 ये आपके टारगेट प्राइजेस हैं, और 10 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। और आप चाहें तो कैश सेगमेंट में भी खरीदारी कर सकते हैं 475 से 70 की रेंज में। 495, 530 ये दो टारगेट हैं आपके, और 450 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 1 महीने का कॉल है ये। मैम वरुण बेवरेजेस में जो कैश सेगमेंट का कॉल है वो 1 महीने का है। ये जो कॉल आपने लेने के ऑप्शंस लिए का बोला है तो 470 का ऑप्शंस वाला ट्रेड जो है, ये कितना टाइम का है? ये भी 1 महीना ही है? 1 मंथ, करंट मंथ एक्सपायरी, जब भी टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको निकल ही जाना है, नहीं भी निकलेंगे तो बाय डिफॉल्ट मंथली एक्सपायरी है वो। मतलब इसी सीरीज के लिए बेसिकली है? ये इसी सीरीज के लिए है। ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ। तो इसी सीरीज़ के लिए ही, हालांकि जो विप्रो वाला ट्रेड है उसमें आपको केवल 7 से 10 दिन का ही यहाँ पर जो ट्रेड है वो इनिशिएट करके चलना है। आज मैम देख रहा हूँ मैम कुछ रेलवे वाले काउंटर्स या कुछ ऐसे शुगर वाले स्टॉक्स जो हैं वो एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप एक बार लिखा दीजिए VLM वाला स्ट्रैटेजी, अगर आप दिखवा देंगे ना तो शायद ज़्यादा रहेगा आसान, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि मैम को फॉलो करते हैं और इनकी डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती भी हैं। तो इस हिसाब से आप इस तरह से इसको करवा दीजिए। वरुण बेवरेजेस में ये कैश वाला कॉल है 1 महीने का, वरुण बेवरेजेस का आप वो भी दिखा दीजिएगा जो ऑप्शंस वाला ट्रेड है, और विप्रो वाला ऑप्शंस वाला ट्रेड भी इस तरह से ही आप प्लेट में डलवा के चलवा दीजिए, ताकि आसानी से रजिस्टर हो सके, या लोग अपना वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकें लेवल्स को आराम से, कितने टाइम के लिए लेना है वो भी आप देख लीजिए। और जो दिसंबर वाला जो कॉल ऑप्शन वाला ट्रेड है ना, उसको भी दिखा दीजिए कि इसी सीरीज़ के लिए, इसी एक्सपायरी तक की, मतलब ये हाईलाइट आप करके चलिए। ठीक है, ओके। तो टीम हमारी काम कर रही है, इसके ऊपर तैयार कर रही है, लेकिन लेवल्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको नोट करते हुए चलिए। ये आपके लिए राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो बहुत ही मैम रेंज बाउंड ट्रेड आज हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कुछ एक्टिव स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं जो कि ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब लूजिंग साइड में आइए। अच्छा मैम, गेल को देखिए, गेल को क्या हुआ है? 1 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 21 लाख शेयरों का वॉल्यूम, 5% का फॉल है गेल में। कोई खबर है मैम? कुछ PNGRB की ओर से अपडेट है क्या कोई? मैं आई हैव टू चेक। इतना बड़ा मूव स्टॉक में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ये तो FNO में भी है। रेयरली मिलता है। यस। फिर भी न्यूज तो एक बार देखना पड़ेगा संदीप जी, मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन अभी इस गिरावट को भुनाने की कोशिश मत करिएगा, तो थोड़ा सा रुक ही जाइए, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट था गेल का जो इसने तोड़ दिया है। और यहाँ से आसानी से अगर हम देखें तो 179 का एक सपोर्ट था, जो कि टेक्निकल भी सपोर्ट था, सेंटीमेंट के हिसाब से भी सपोर्ट था। तो अगर आप आज की डेट में इसको खरीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, 174 पर है, 171 का ही स्टॉप लॉस लगा करके रहिए, अदरवाइज हाथ मत डालिए। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखिए, एक 171 का, अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं कि पुल बैक में ऊपर की तरफ चला जाए तो ट्राई कर सकते हैं, बट एक्सट्रीमली रिस्की। अच्छा, वो PNGRB वाला अपडेट आ गया मैम। इन्होंने जब पाइपलाइन टैरिफ यस। का, इनका बहुत लंबे समय से ये चल रहा था
कि ये टैरिफ ना बढ़ते हुए नजर आएंगे। बड़े हैं टैरिफ। पीएनजीआरबी जो कि तेल गैस सेक्टर का रेगुलेटर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इन्होंने पाइपलाइन के टैरिफ बढ़ा दिए हैं। 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव भी हो गए हैं ये, लेकिन जितना बाजार मान के चल रहा था ना उससे कम हाइक हुआ है। तो जो प्राइस रिवीजन हुआ है बाजार अनुमान से कम है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 25 से नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। और इसके बाद अच्छा, इसमें ये रिक्वेस्ट थी कि 1 जनवरी 2025 से किया जाए ये, लेकिन रेगुलेटर ने इसे 1 जनवरी 2026 से, तो रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे की डेट से इसे बोला गया था, रिक्वेस्ट किया गया था लागू कर दिया जाए, लेकिन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। एक तो ये, दूसरा सेटबैक जो है वो ये है कि जितना रिक्वेस्ट किया गया था उतना पाइपलाइन के जो टैरिफ हैं उनको इंक्रीज नहीं किया गया है, और अगला जो रिवीजन होगा वो 1 अप्रैल 2028 को होगा, यानी कि अगले 26, 27, 28, तो आप मान लीजिए 2.25 साल तक इनको इन्हीं टैरिफ्स के साथ कामकाज करना होगा। तो 1 साल का पीरियड वो चला गया जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और दूसरा टैरिफ उतने बड़े भी नहीं है जितना बाजार मान के चल रहा था। तो जाहिर सी बात है फिर तो सेटबैक आना लाजमी था, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके फेवर में नहीं आई हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि गेल ने रिक्वेस्ट किया था कि आपका पाइपलाइन का जो टैरिफ है ना उसे बढ़ाकर 78 रुपये पर MMBTU कर दीजिए, लेकिन जो टैरिफ बढ़ाकर किए गए हैं ना वो किए गए हैं 65.69 पर MMBTU, 58.60 से बढ़ाकर। तो 58.60 से बढ़ाकर 78 कर दीजिए, ऑलमोस्ट 20 रुपये पर MMBTU के आसपास का हाइक का अनुमान था, या फिर उम्मीद थी, या फिर रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन बढ़ाए गए हैं केवल 7 रुपये के आसपास, 65.69। तो कहाँ 20 रुपये बढ़ना था, 7 रुपये बढ़ा, यानी कि 1/3 ही बढ़ा, और उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाने की बात थी, वो प्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2026 से बढ़ाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है फिर सेटबैक तो आना लाजमी है। क्यों गेल में इतनी बड़ी गिरावट है, चलिए इसको हमने डिकोड कर लिया है। आप कह रही थी कि इसमें अगर कोई खरीदारी तो नहीं करनी, अगर जिनके पास है वो 171 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। यस, ठीक है, फेयर इनफ है। कोई नया एडवेंचर नहीं करना ना इसमें, बॉटम फिशिंग नहीं करनी। अभी जरूरत नहीं है। करेंगे भी तो थोड़ा सा रिस्क लेके अगर ट्राई करें तो आज बाय करो 174 पर, तो भी स्टॉप लॉस 171 का ही है। इससे नीचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए एक मेजर सपोर्ट था जो न्यूज बेस्ड है। पहले बात तो ये न्यूज की वजह से ही है, कंपनी में फंडामेंटल क्या कुछ ज्यादा चेंज हुआ? फंडामेंटली फाइनेंशियल चेंज हो जाएंगे डेफिनेटली, कि अगर ये इनकी फेवर में आता तो फाइनेंशियल्स इनके और अच्छे आते, यानी क्वार्टरली रिजल्ट और अच्छे आते थे, या मतलब एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, रेवेन्यू में फायदा होता था, फिक्स्ड कॉस्ट घटे या फिर रेवेन्यू में आपके मार्जिन बढ़े, तो अल्टीमेटली आपकी जो बुक है, जो आपके नेट प्रॉफिट है, वो इंप्रूव होता। तो वो बाजार ने समझ लिया कि इस न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव है, जो एक्सपेक्टेशन रह रही थी नहीं आएगी। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो सिंपली, तो 171 का स्टॉप लॉस रखो। ट्रेड करना है तो ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखिए, कि बीच में अगर स्टॉप कभी लॉस, कोई ऐसा स्टॉक आता भी है 171 का। ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस छोटा रखिए। आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लीजिए ना, ये जो आपको 2 स्ट्रैटेजी दी गई हैं हमारी टीम ने तैयार कर भी ली हैं, आप लेवल्स नोट कर लीजिए किस तरह से आपको विप्रो और वरुण बेवरेजेस का ऑप्शंस का ट्रेड भी दिया गया है। वरुण बेवरेजेस में आप कैश सेगमेंट में भी ट्रेड कैसे करना है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखा। इस बीच आपको बता दूं टाटा टेली सर्विसेज, ये दिखा दीजिए TTML, ये स्टॉक कल एक्टिव था, आज 3% नीचे है। GMDC 3 दिन की मजबूती के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, 16.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 2.25% नीचे आप देखिए GMDC का स्टॉक आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, पॉली मेडिक्योर, सुवेन फार्मा ये 2% नीचे है, और 361 वैम यहाँ पे करीब 2.25% के आसपास की गिरावट है। एंजल वन दिखाइए, 361 वैम से याद आया, एंजल वन दिखाइए, वो जो खबर आई है NSE के लॉट साइज रिवीजन हुए हैं, एंजल वन, मोतीलाल, इनमें किस तरह का एक्शन आज देखने को मिला है। 2% नीचे ही है एंजल वन का स्टॉक। आई थिंक ये जो अडेप्टेशन है ना, ये इनको भी भारी पड़ रही है कि कभी आप लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल भी दिखा दीजिए एक बार, वहाँ किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में देखेंगे तो एंजल वन तो 2% नीचे है, मोतीलाल ओसवाल भी, टेंडेंसी तो यही है कि स्टॉक में नीचे के रुझान दिखेंगे। BSE दिखाइए एक बार, वहाँ पे किस तरह का एक्शन है, क्योंकि ये जो न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट अगर हम केवल ब्रोकिंग स्टॉक्स या फिर कैपिटल मार्केट तबके पर देखें तो BSE भी देखिए 1% की गिरावट ही दिखा रहा है। तो मैम अगर इस न्यूज़ को डिकोड करें पूरी तरह से तो बाजार तो इसको लेकर नेगेटिवली ही रिएक्ट कर रहा है। अभी जगह नहीं है, मैंने शुरू में ही बोला ना कि ये लेने हैं स्टॉक्स, लेकिन आज नहीं, इनको सही समय आएगा तब खरीदारी कर सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए करंट प्राइस ठीक नहीं है, न्यूज आ गई ठीक है, होगा कि नहीं होगा वो भी थोड़ा सा रुकेंगे तो अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर अ गुड टाइम।
ऑन द चार्ट। चार्ट पे जब अच्छे से प्राइस दिखेंगे तब इसमें कुछ इनिशिएशन कर सकते हैं प्राइस का। शेयर इंडिया के लिए ऑलरेडी एक प्राइस दिमाग में है कि 150 से 155 पर खरीद सकते हैं। तो वो अगर आता है प्राइस अलर्ट लगा लीजिए। अगर वो आता है तो उसको एक बार देखा जा सकता है। 168 पर है अभी, तो अभी भी जगह अभी दूर है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में 150 से 55 की रेंज में अगर मिल जाता है तो आप खरीदारी कीजिए। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। ये ना ऑलमोस्ट जी एक हाइजीन टाइप का हो गया। रोज ही छोटे टिकट साइज वाले जो स्टॉक्स हैं ना, उसमें मैं नहीं कह रहा आप जी। सारे स्टॉक्स बताइएगा, कीपिंग इन व्यू योर हेल्थ, आपके जो गले की कंडीशन है, जो स्टॉक आपको ठीक लगे वही इट्स ओके, बताइएगा। आई कैन मैनेज। मैं नहीं मैनेज नहीं कर नहीं लूंगी, अगर मैं नहीं नहीं, मैनेज नहीं प्रेशर कर डालने पाती का तो मैं कोई मैसेज कर दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर डालने का कोई मतलब नहीं, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं निकला हूँ इस चीज़ से, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो वोडाफोन आइडिया, थैंक यू। एक ये स्टॉक देखिएगा। आप 4-5 स्टॉक आपके सामने रखूंगा, एक दो ही बताइएगा जो आपको ठीक लगे। वोडाफोन आइडिया 1% जी। नीचे है। हाँ। वॉल्यूम की कमी तो रोज ही नहीं रहती यहाँ पे, 6 करोड़ 7 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। अच्छा, एक जेपी पावर, इसको पूछे बिना ना रहा नहीं जाता। 19 के आसपास है, आज 1% ऊपर है। गेल की बात हमने कर ली। येस बैंक 22 रुपये 79 पैसे, 1/4% नीचे है। 2% नीचे रिलायंस पावर है। और वॉल्यूम बहुत है यहाँ पे, 54 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। और ऐसे ही येस बैंक में भी 66-67 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। और सुजलॉन 0.25% नीचे 46 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। ये छोटे टिकट साइज वाले जो स्टॉक्स हैं ना मैम, इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो आज अगर जेपी पावर को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स ही लाल में, नेगेटिव टेरिटरी में हैं। कोई स्टॉक जो आपको हाईलाइट यस। करना चाहें आप, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में? देखिए, पहले मैं शुरू करूंगी वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया में दोबारा एंट्री 9:30 9 के आसपास करना है। तो इसमें वापस से री एंट्री की जगह ढूंढिए। तो अभी वो दूर है, अभी भी यहाँ से 5-6% का दूर डिस्टेंस है। 9:30 से 9 रुपए की रेंज में आए तो खरीदार कर सकते हैं, अभी नहीं। प्राइस अलर्ट लगा करके रखो ताकि मिस भी ना हो। नाउ ठीक है। जेपी पावर। जेपी पावर अभी चल रहा है 18 रुपए 19 पैसे पर। थोड़ा रिस्क लेके खरीदा जा सकता है। AWL एक कंपनी थी, अदानी विलमार। अभी अडानी विलमार इज नो मोर एन अडानी कंपनी। उस अडानी का टैग अभी जेपी पावर को लग जाएगा होपफुली। तो उसका इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। बट इफ यू आर अ वेरी सीरियस इन्वेस्टर, अगर आप थीम को समझते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक बार तो बेट ली जानी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं नहीं पर्सनली इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिकली रेकमेंड कर चुकी हूँ इसको। तो यहाँ पर 16 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखो। करंट प्राइस पर खरीदने की हिम्मत है तो खरीदने की कोशिश करिए। 20 रुपए 50 पैसे से लेकर के लगभग 24 रुपए के टारगेट का वेट कर सकते हैं। नजरिया रखिए कम से कम 1 से 2 क्वार्टर्स का। जल्दी हो जाए तो जल्दी निकल भी जाइएगा। ओके। मैं सभी स्टॉक्स पर एक रिव्यू जरूर दूंगी। यस बैंक अभी फिलहाल अवॉइड करिए जब तक कि ये 22 रुपए से लेकर 21 रुपए 50, 22 रुपए के नीचे एक सपोर्ट है इसका 21 रुपए 50 पैसे पर। 21 रुपए 50 पैसे पर कंफर्टेबल बाइंग बनती है फिर से। और दूसरा है आपका आर पार। आर पावर को अभी अवॉइड ही करे तो ठीक है। ब्रेकआउट पर ट्रेड जरूर कर सकते हैं 41 के ऊपर, फिलहाल नहीं। एंड सुजलोन, आई प्रिफर दिस स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बाकी जो स्टॉक्स हमने लिए हैं उनसे अलग है इसका नेचर। ये अलग कैटेगरी का स्टॉक है। मार्केट में जो एक ग्रीन एनर्जी वाली थीम है उसमें दो ही स्टॉक है, सुजलॉन है और SJVN है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इसको खोइए मत। कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे एक ग्रेजुअल मोड पर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। 54 रुपए 50 पैसे का ये जो भाव है आज का अच्छा है। 54 रुपए 60 पैसे का भाव है अच्छा है। आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट प्लान करो। ज्यादा से ज्यादा जो इसमें स्ट्रेच डाउन साइड का मुझे दिखता है वो 49 से 48 रुपए के अंदर ही दिखता है। तो आप ये समझे कि आज खरीदने वालों को लगभग जो इसमें नुकसान की पॉसिबिलिटीज है करंट प्राइस पर वो है लगभग 11 से 12% की। सो हाउ यू कैन मैनेज दिस? छोटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बाय करो इसमें, जिससे कि आपका एक अच्छा प्राइस आपको मिल जाए। लगभग लगभग 49 रुपीज का 50 रुपीज का आपका एक एवरेज प्राइस आपको मिल जाए और आप इसको होल्ड कर सके कंफर्टेबली। तो इसमें धीरे मोड़ पर बाय करना मेरी तरफ से तो सजेशन है। स्टॉप लॉस रखिएगा 45 का। एंड एक्सपेक्ट टारगेट थोड़े से बड़े, क्योंकि आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। आराम से 60 रुपए का पहला टारगेट और 70 रुपए का दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं ग्रेजुअल मोड पर इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप कह रही हैं कि सुजलॉन को आप CMP और नीचे 48-49 तक खरीदें? यस। ठीक करेक्ट। है, ओके, परफेक्ट है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए
लंबी अवधि के लिए निवेश के नज़रिए से सुजलॉन का प्राइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से लेकर 49 तक आप खरीदारी कीजिए। 45 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 60 रुपये और 70 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो आपको सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं टारगेट के रूप में। लंबे टारगेट्स हैं और लंबा नज़रिया आपको रख के चलना है, और इसको आप निवेश के नज़रिए से यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख के चले तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपसे पूछना ही नहीं पड़ा, आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट या फिर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो आप खुद ही शेयर कर देती हैं। आपसे बात करने का ना यही सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। आज बस एक ही रिग्रेट लग रहा है या फिर गिल्ट है ना मन में कि आपसे ज़्यादा बुलवाया ना जाए, क्योंकि दिक्कत हो रही है बोलने पर, वो मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, तो इट्स आप ओके, कम इट्स ही ओके। बोलिए, आप कम ही बोलिए। मैंने आपको कहा था 5 में से एक स्टॉक या 2 स्टॉक ही बताइए, आप सारे बोल देती हैं। तो मेरी भी थोड़ी आप मानिए, वो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप। तो ठीक है। सामने से फिर सवाल आएगा, देखिए लोगों का, कि ये छोटे छोटे स्टॉक्स इनका क्या करें। वो सवाल आएंगे, इसीलिए, क्योंकि ये इंट्राडे में ही हाईएस्ट वॉल्यूम में जाने वाले हैं, तो सवाल आने ही है इनके ऊपर, मतलब। नहीं तो फिर क्या करते हैं ना, मैं 5 स्टॉक एक साथ नहीं बोलता हूँ ताकि आपको एट अ स्ट्रेच 5 स्टॉक्स पे ना बात करनी पड़े। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी आपको छोटे छोटे सवाल हों, छोटे छोटे जवाब आए, ताकि आपको बोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि पता क्या है ना मैम, मैं थैंक यू। लालची नहीं हो रहा हूँ। मेरे को 10 बजे तक शो खींचना है। पता है क्यों? क्योंकि 10 बजे एक लिस्टिंग भी होनी है, तो मैं चाहता हूँ कि लिस्टिंग पर भी आपका यस। व्यू मिल जाए, हमारे दर्शकों को भी वो ज़्यादा बेटर है। ओके। वरना तो हम जल्दी भी शो भी ख़त्म कर देते। तो आप चाहेंगे ना नहीं, तो इट्स बीच में ओके। थोड़ा सा मैं लंबे लंबे, मैं खुद ज़्यादा लंबा बोलकर आपको थोड़ा पॉज देने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ अब। सबसे पहले गादिया मीता जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्ते सर, मेरे पास विमता लैब हैं, 7 शेयर हैं, 789 की बाइंग है, तो ऊपर आने का चांस है या फिर मैं लॉस बुक कर दूं इसमें? प्लीज़ इस पर थोड़ा व्यू दे दीजिए। वैसे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है मैम, लेकिन इनका जो प्राइस है ना वो काफ़ी ऊपर का है, 789 पर ले रखे हैं। मन में दुविधा यही है कि निकल जाऊं या कुछ है गुंजाइश ऊपर आने की? इसमें थोड़ी गुंजाइश है। अगर आप थोड़े से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट है अगर, तो, या फिर एडवाइजर आपका अलाउ करे, तो थोड़ा बहुत आज ऐड कर सकते हैं आप इसमें। दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऊपर चल सकता है। नंबर वन, सेक्टर से सस्ता है। नंबर टू, बहुत ही क्लोज है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस पर। नंबर थ्री, अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पर हो चुका है। एंड नंबर फोर, जिसमें कि अब ये ओवरसोल्ड कंडीशन की तरफ जाके आ रहा है। सो ये दो तीन रीजन है जिसमें की वजह से आप इसमें आराम से थोड़ा बहुत अगर एवरेज करें तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, लगभग लगभग बात करो तो 700 का। आज अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो आप, स्टॉप लॉस आपका दूर है आपकी बाइंग से, तो आपको एवरेजिंग एक सजेशन है मेरा, बाकी मानना आपकी बात है। नहीं, 560 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और एवरेज में आप लगभग 500, 740 का बड़ा टारगेट है जो एग्जिट में मिल सकता है आपको। तो 740 का 770 तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेश के लिए भी, फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर कोई सोच देख रहे हैं तो इसमें सोचा जा सकता है, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा लिमिट करिए। एवरेजिंग जो पहले से है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं आज। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस बीच ना मैम एक सुपर चैट आया है हमारे पास सुभाष जी का, कह रहे हैं कि थोड़े दुखी लग रहे हैं। ये इनके वक्तव्य मैंने पढ़ा अभी पूरा, कह रहे हैं कि योर चैनल हैज़ नो वैल्यू ऑफ 40 रुपीज़ सुपर चैट एज आई डिड इट इन 1 PM शो येस्टरडे विच वॉज होस्टेड बाई यू। तो मेरे ऊपर ही सब ये आज का ये जो बम है ना वो फूटा है। ये कह रहे हैं कि आपने मेरा सुपर चैट नहीं लिया 40 रुपये वाला, और अब इन्होंने 400 रुपये का ही सुपर चैट भेजा है और कह रहे हैं कि अब आप मेरा सुपर चैट पढ़ें क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सर वैल्यू तो आपकी है, आप ये जो 40 और 400 रुपये की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, इसके मायने नहीं हैं, मायने आपके हैं, और उससे ज़्यादा मायने इस चीज़ के हैं कि आप नाराज़ हो गए हैं। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है। मैंने कई बार हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जो व्यूअर हैं हमारा उनके सवाल नहीं लेने या किसी पर्टिकुलर को हमें तवज्जो ज़्यादा देनी है, कभी मिस हो जाता है। मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूँ इस चीज़ को। जो लिस्ट है ना वो बहुत तेज़ी से अपडेट होती है, तो आपका सुपर चैट अगर मिस हुआ है, आपकी नाराज़गी जाहिर है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप 400 रुपये भेज के अपनी नाराज़गी इस तरह से जाहिर करें और बोलें कि मैं चैनल क्विट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर मेरी तरफ से। ऐसा अगर हो गया है ना, ऐसा क्या मतलब हो ही गया है, अब आपकी नाराज़गी जो ऐसे आप जाहिर कर रहे हैं, तो ये डेलिब्रेट नहीं है। ये अनजाने में और जाने में दो तरह से गलतियां होती है। ये अनजाने वाली गलती है, उसको अगर आप समझकर मेरी बात अगर यकीन करें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मुझे माफ़ भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, आप मालिक हैं। लेकिन मैंने इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर मैं नहीं क्लैरिफाई करता तो मेरे मन में भी ये बात रह जाती। तो आपने हाईलाइट किया ही, मैं आपका थैंक यू भी बोलूँगा कि मेरे से मिस हुआ, आपने मेरी गलती बताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी सज़ा दें। खैर आपका डिसीजन है, मैंने आपके सामने अपना पूरा जो व्यू है वो रख दिया है। इस बीच स्वप्निल जी कह रहे हैं कि MRPL में NAM का व्यू इज़ देयर इन डाउनफॉल इन द स्टॉक।
अच्छा, मैम का व्यू पूछ रहे हैं एमआरपीएल पे मैम, क्योंकि जिस तरह से क्रूड मूव किया है ना, ये जो रशिया यूक्रेन टॉक्स शुरू हुए हैं या फिर जो एक सहमति बनने की और इशारा चला है पूरा, उससे क्रूड नीचे आया, तो उससे एमआरपीएल के साथ साथ मैं चेन्नई पेट्रो भी जोड़ देता हूँ इसमें। वो दोनों स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं ये, तो इस इनके पास होगा आई थिंक इनके पोर्टफोलियो में, जिस वजह से ये चिंतित हो रहे हैं। जी देखिए, एक सिंपल सा रूल, बॉल ऊपर जोर से फेंकोगे तो उतनी ही ताकत से नीचे आएगी। लेकिन यस, ये इसलिए एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आता है, सभी बॉल्स बैट बैट बॉल कैच वगैरह सभी खेलते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। चेन्नई पेट्रो, आप ये देखो कि अगस्त से लेकर के ये 630 पे था, अभी अभी ये 1000 समथिंग, 1050 समथिंग का हाई बना करके आया। तो थोड़े समय में जब आप बहुत ज्यादा मूव करते हैं ना, तो वो स्ट्रेच हो गया, वो स्ट्रिंग जो है ना, वो जो इलास्टिक है, बहुत जल्दी छोटे समय में स्ट्रेच हुआ है। तो पुल बैक बोलते हैं इसको, अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है तो वो कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। आपको क्या करना है, बीइंग एन स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर, कि जब चीज कोई बहुत ही ऊपर के भाव पे हो जाती है तब मत खरीदो। थोड़ा सा वो अगर अच्छी है, आपको अच्छी लगी, तो जब वो थोड़ा सस्ता हो जाए तब खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी चेन्नई पेट्रो आपको वापस से मौका दे रहा है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो रशिया यूक्रेन का बंद हो रहा है तो कहीं और हो जाएगा, मतलब दिस इज लाइक कि अगर किसी चीज को चलना है ना तो उसके कारण बन जाते हैं, इट्स ट्रू। अभी चेन्नई पेट्रो में करंट प्राइस जो है वो 930 के आसपास है, अभी मत हम्म। खरीदिए, अभी भी सही ठीक है। प्राइस नहीं है इन माय ओपिनियन। वापस से आप इसको 820 830 के पास खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है, और आपके लिए जो पोटेंशियल ऑफ अपसाइड की है वो थोड़ी ज्यादा बन जाती है। तो 830-20 की रेंज का अलर्ट लगाइए, जब भी है तब खरीद सकते हैं। 750 रुपए का स्टॉप लॉस रखो दिमाग में, सिस्टम में, और लगभग आप वापस से 970 रुपए से लेकर के एक नए हाई की तैयारी में रह सकते हैं। टाइम लगेगा इसको, ये सारा मूवमेंट होने के लिए लगभग आपको 6 महीने का आज से नजरिया रखना है। कम से कम 2-3 हफ्ते तो प्राइस बाइंग ट्रिगर होने में ही लग जाएंगे आपको। तो आप इस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है कि ये गिर रहा है। तो रही बात एमआरपीएल, एमआरपीएल 160 पर है, खरीदार बनना है हमें यहाँ पर वापस से, अगर फ्रेश बाइंग के हिसाब से तो 152 रुपए के आसपास, 152 पर आए तो खरीदारी की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 142 का रख के, टारगेट एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे 170 से 180 के आसपास तक की। तो आप इसमें भी थोड़े लोअर लेवल का वेट करो, आज तुरंत मत खरीदिए, नीचे और आ जाएगा तब खरीद लीजिएगा। ठीक है, फेयर इनफ। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर आपको पूरा नज़रिया मिल गया है। मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग संदीप जी एंड मैम, प्लीज़ व्यू ऑन पराग मिल्क एट 352, 352 का पराग मिल्क है। प्रिंस पाइप्स इनके पास 337 का है। और तीसरा नाम है मैम ज्योति सीएनसी का, 990 पर इन्होंने लिया है। व्हाट टू डू, होल्ड या सेल, प्लीज़ एडवाइस। मैम एक एक बताइएगा, मैं पहले सिर्फ आपसे पराग मिल्क पूछता हूँ, 352 का लिया हुआ है, एक ही बताइएगा। ओके, पराग मिल 352 पर है, अभी होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर रखिए, स्टॉप लॉस है 322 रुपए का। ऊपर जा चुका है स्टॉक, आपने शायद तो 322 रुपए का स्टॉप लॉस, एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट 360-65, बस इतना ही। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए, थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, दूसरा नाम है प्रिंस पाइप्स का। प्रिंस पाइप्स इन्होंने लिया हुआ है 337 रुपए के रेट पर। 337, 337। 337, ओके। ऊपर है काफ़ी। हाँ, तो मुझे भी अभी ये समझा बताने में थोड़ा लग रहा है कि कैसे। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है आपके पास। 268 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट भी टूटता है तो फिर इसका जो एक्चुअल बाइंग लेवल है वो काफी दूर है, 230 के आसपास का है। सो 268 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट इज लाइकली टू हिट, तो आप थोड़ा सोच समझ लीजिए, क्योंकि उसके हम्म। 2-3 रीजन मैं आपको दे देती हूँ। कंपनी में प्रॉफिट जरूर है, लेकिन ये अभी भी महंगा है, तो ये एक रीजन बनेगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग प्रोलॉन्ग होने का। तो 268 इज समथिंग दैट यू कैन बेयर एज ऑफ नाउ, इससे नीचे के उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमें भेजा है हमारे एक और प्राइम मेंबर है नदीम खान जी। इनका सवाल है, माय गुडनेस, इनका जी। सवाल मेरे सामने आया और लिस्ट ऐसे फ्लिप हो गई एकदम से। अब वो जो सुभाष जी कह रहे थे ना कि मेरा सवाल नहीं लिया गया, अब नदीम खान जी कहेंगे कि मेरा तो नाम लेके भी मेरा सवाल आपने नहीं लिया। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है ना कि अब एक जगह एक लिस्ट रुकी हुई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी। अब मैं जब उसको नीचे की तरफ बढ़ूंगा दोबारा अगला सवाल लेने के लिए, तो एक समय
अपडेट होती है लिस्ट या तो फिर ना फ्लिप मारती है। आई डोंट नो क्या ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, लेकिन उस वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप थे, वहाँ से लिस्ट काफ़ी नीचे आ जाती है। तो मैं स्क्रॉल करके, ये जितनी देर मैंने बातचीत करी ना, स्क्रॉल करके मेरे पास वापस आ गया है नदीम खान जी का सवाल। इन्होंने मैम EMS लिमिटेड में कह रहे हैं कि मैं 600 में लिया हूँ, 100 हैं, इसमें क्या करें सर? अंबाला मैम से पूछ कर बता दीजिए। तो पूछना है, सामने ही बैठी हैं, आपको भी सुन जाएगा। 600 पे इन्होंने EMS लिया है मैम, 440 पर आ गया। माई गुडनेस, 25% से ज़्यादा का लॉस है। ओके, ईएमएस पर एक बार रिव्यू दूं। एक इंट्राडे का कॉल है, थोड़ा सा रिस्की है वैसे। 5 इससे स्टार अलग? न्यूज बेस्ड है। इससे अलग हाँ, न्यूज प्लीज़ बेस्ड ही बताइए। है वैसे ये। हम्म। 5 स्टार, सुबह आपने इसका नाम भी लिया था। जी जी। 617-18 पर है, अभी है। इंट्राडे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम इसमें ना 586 का एक स्टॉप लॉस अगर हम रख ले, तो एक टारगेट हम्म। हमको मिल सकता है यहाँ पर आराम से 640 से लेकर के 675 तक। तो 1 या 2 दिन के स्विंग के हिसाब से खरीदिएगा, इंट्राडे में मत खरीदिए ताकि मूव मिल जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें एक ट्रेड है, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम प्राइस एक्शन। इसमें मैंने कोई फंडामेंटल की स्टडी नहीं किया, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर ये ट्रेड है, तो इसको एक देखा जा से दो सकता दिन है। के लिए, सिर्फ एक बाउंस के लिए, राइट? बाउंस के लिए। ठीक है, 5% ऊपर है ये, ऑलमोस्ट 617 618 के यस। आसपास खरीदिए। 586 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। हो सकता है कि ये जो बाउंस शुरू हुआ है पहले 640 और उसके बाद 675 तक भी जाता हुआ दिखा है, तो 2 दिन का समय रखिए, यानी कि आज और सोमवार तक का आप थोड़ा अगर गुंजाइश लेके चलें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख जाएंगे, उनको आप नोट कर लीजिए। 1 से 2 दिन का नजरिया आप लेके चलिए। EMS मैम, इसको बताइए अभी। ईएमएस देखिए अभी 440 के आसपास है। ईएमएस 440 के आसपास अभी है। आई वुड से कि आप स्टॉप लॉस इस बार जरूर मेंटेन कर लीजिए। 410 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करके एड ऑन कर सकते हैं। हालांकि मेरा उतना इसमें कंपनी प्रॉफिट नाम की चीज नहीं है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स में जनरली आपको कभी रिकमेंडेशन नहीं देती कि आप एवरेज कर रहे हो। लेकिन आप सिर्फ इसको 410 का स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करिए, इसमें एड ऑन मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल सकती। आप इसको रखिए, लेकिन 410 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा पॉसिबल है क्योंकि ओवरसोल्ड हुआ है, सेक्टर से थोड़ा सस्ता हो गया है। बट द रेड फ्लैग इज कि इसमें प्रॉफिट नहीं, रेड है, रेड फ्लैग इज दिस कि ये रेड है प्रॉफिट के नाम पर। तो आप इसको थोड़ा सा रख लीजिए, देखते हैं टाइम के साथ अगर ये थोड़ा मूव कर जाता है तो बेटर, बट 410 का स्टॉप लॉस शुड बी देयर। अच्छा मैम, मैं ना लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपसे कम बुलवाया जाए, लेकिन ये एक मैं आपके लिए कमेंट पढ़ रहा हूँ। हमारी प्राइम मेंबर तो नहीं है, ये दीपा मधेसिया जी ने भेजा है, आपको इस पे बोलना पड़ेगा। ये कह रही है कि जी। अंबाला दीदी, आप बहुत जेन्युइन हैं, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आती थैंक है। यू। 2 बार इन्होंने थैंक आपके यू। लिए ये, हाँ, यही इमोजी इन्होंने यूज़ करी आपके लिए, यही भाव है उनके, और आपको अंबाला दीदी के नाम से संबोधित किया। कह रही है आपके लिए आप बहुत सो जेन्युइन मच। हैं और आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है। थैंक्स। थैंक्स। चलिए ठीक है, मैं मैं थैंक्स ही सोचा बोल था आप कुछ पाऊंगी। बोलेंगी, बता। आप तो भाव विभोर हो गई। मैं नहीं नहीं, मतलब थैंक्स ममता दीदी फिर आती है, फिर दीदी बोला ना तो ममता दीदी याद आ गई थी। दैट्स व्हाई। अच्छा। तो मेरा दिमाग उधर चलिए। गया था थोड़ा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस गुड जेस्चर एक्चुअली। मैं कोशिश तो करती हूँ कि जो भी है, मैं जो मुझे लगता है, मतलब सी मेरा खुद का पैसा भी मार्केट में लगता है और मैं फुल टाइम पार्टिसिपेंट करती हूँ मार्केट में, तो हम्म। वो दर्द को मैं समझती हूँ अच्छे से। बस उतना ही है, अभी इसको ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करेंगी। अतिशयोक्ति भी एक बार आया था। अच्छा, आज कोई डायलॉग नहीं आया, वो कोई जैसे बहती गंगा में हाथ धोना टाइप्स का, ऐसा कुछ नहीं आया आज? ओके, तो रेड फ्लैग वही है कि ये रेड है प्रॉफिट अच्छा। के नाम पर, दैट वाज अ डायलॉग। अच्छा, मैंने मिस कर दिया, मतलब आ चुका है वो, ठीक है, ओके। मनमोहन जी का यस। सवाल ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग संदीप सर, कैन आई बाय जेके टायर, अरविंद फैशन, केपीआर मिल एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एट करंट लेवल्स? 4 स्टॉक्स हैं मैम, पहले जेके टायर बताइए। ओके, जेके टायर कितने पर बाय किया इन्होंने? नहीं नहीं, ये बाय करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि सर कैन आई बाय जेके टायर, अरविंद फैशन, केपीआर हाँ। मिल एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। पहले आप जेके टायर बताइए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा 2-4 नहीं, स्टॉक्स पे। अभी बाय मत करिए। जेके टायर को बाय करने का मेरे हिसाब से सही भाव है 425 का, 450 पर है, थोड़ा और रुक जाइए। और दूसरा स्टॉक? अच्छा, बाकी 3 जो है ना, वो ऑलमोस्ट तीनों एक ही सेक्टर से हैं, टेक्सटाइल स्पेस है। अरविंद फैशंस,
केपीआर मिल और गोकुलदास एक्सपर्ट्स। तो इनमें से कोई एक स्टॉक जो टेक्सटाइल स्पेस में आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो इन तीनों में से, या इसके अलावा भी कोई और? एक बार केपीआर देखेंगे, केपीआर आज ठीक ठाक है प्राइस वाइज। और 1085 के आसपास में ये भी है। महंगा है डेफिनेटली, लेकिन इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से आपको प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए डायरेक्टली इसकी जगह पर। तो केपीआर मिल को एक बार आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 1000 का, टारगेट की हम्म। एक्सपेक्टेशन रखिए आप लगभग 1150 से लेकर के 1200 तक मिनिमम। और आप इसका व्यू रखें लगभग 1 मंथ का। तो इसमें हम्म। एक व्यू बनता है बाइक का। लेकिन अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है स्टॉप लॉस ना होने की, थोड़ी सी ज्यादा है। तो मतलब हो सकता है कि एक बार आपको एक स्टॉप लॉस दे, बट मैं इसीलिए एडवांस में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर वापस से 1000 के पास आपको एक बार स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाए तो दोबारा री एंट्री कोशिश करिएगा, क्योंकि हम्म। चांसेस है कि हो जाए अगर, तो उसी भाव पर दोबारा खरीदिए और वही टारगेट दोबारा एक्सपेक्ट करिए ताकि आपका नो लॉस कंडीशन रहे। तो आप इसको एक बार जरूर देख सकते हैं। रही ठीक बात है। अरविंद फैशन, तो फिलहाल अवॉइड करिए। ठीक है, मतलब चारों में से एक ही स्टॉक है जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपने कहा केपीआर मिल का। अच्छा, गादिया मीता जी कह रहे हैं कि कितना ऐड करूं मैम, प्लीज़ ये भी एडवाइस दे दीजिए। गादिया मीता जी का मैंने सबसे पहले सवाल लिया था, तो मुझे वापस लिस्ट में सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, जो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे वो लिस्ट वहाँ तक लेके जा ही नहीं रही। तो अब आपको समझ आ जाएगा, जो मैं आपको बात कहता ना, वो लिस्ट रिवाइज होती है, अपडेट होती है, वो फ्लिप मारती है। तो गादिया मीता जी का मुझे सवाल पता है, क्योंकि जब पहला सवाल वो सुपर चैट वाला था सुभाष जी का, जो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था, नाराज़गी जाहिर की थी, उसके बाद गादिया मीता जी का सवाल था, लेकिन वो सवाल मेरे सामने नहीं है। अब मैं भूल गया हूँ आपका सवाल क्या था, किस उसको लेकर था, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितना ऐड करना चाहिए। आई थिंक ये जानना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो मैम, तो मैं इन्होंने कौन सा सवाल मैं पूछा था? ऐड सबसे पहला सवाल वही था। मैं परसेंटेज, हाँ मैं परसेंटेज नहीं बता सकती। दिस इज इन माय लिमिटेशन ऑफ द बीइंग अ सेबी आरए। बस कौन इतना सा ही मैं स्टॉक था? आपको बोल सकती हूँ कि स्टॉक मुझे भी याद नहीं है, 2 स्टॉक में एवरेजिंग आज मैंने डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी इन जनरल मैं बता रही हूँ कि आप एवरेजिंग मत करिए, बट आई मीन आप उतना ही एवरेज करो जिससे आप 6 महीने तक, मुझे स्टॉक का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप 6 महीने तक होल्ड कर सके। मेरे ख्याल से 700 रुपये समथिंग का एक भाव था, बट याद नहीं है। तो परसेंटेज नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट्स इन माय लिमिटेशन। बट फिर भी एक, अगर मैं होती तो क्या करती मैं इतना बता सकती हूँ। अगर मैं होती तो मैं शायद 20% जितना मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट है, 20 से 30% मैं शायद कर लेती, अगर मेरे पास फंड्स है तो, और मेरे पास थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है तो। समझदार को इशारा काफी है। नाउ वीबीएल का टारगेट हिट हो गया है। वीबीएल जो हमने अभी डिस्कस किया था सुबह, कैश एक वाला या ऑप्शन कॉल का? ऑप्शन था। अच्छा, कॉल ऑप्शन का, ऑप्शन का। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन का आपने कहा सात सौ था सत्तर पे था। 470 वाली जो कॉल लेनी है। हाँ जी, 25 रुपए का उसका मेरे ख्याल से टारगेट आ गया है, क्योंकि अलर्ट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट है। तो क्या बुक कर लें या फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करें? देखिए, ऑलरेडी ये मतलब 25% गेन है हमारे, 28% गेन है बाइंग से। फिर भी अगर ट्रेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वीबीएल में स्विंग में मौका है। तो जब स्विंग पर यानी प्राइम चार्ट पर, मेन चार्ट पर, जब स्पॉट चार्ट जिसको बोलते हैं, अगर वहां हम्म। पे जगह है तो ऑप्शन भी चढ़ते हैं, ऑप्शन भी जाते हैं। तो आप हम्म। उसकी उस बात को अगर फॉलो करते हैं तो आप कम से कम 20 रुपए पर तो ट्रेडिंग करिए, ताकि कुछ तो 10% ही सही, लेकिन 10% तो गेन लेकर आप जाए। तो 20 रुपए की ट्रेडिंग के साथ दिन भर चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। मतलब 10 रुपये वाला स्टॉप लॉस बढ़ाकर ऊपर ट्रेल करके 20 रुपये कर लें, राइट? करेक्ट करेक्ट, तो कम से कम 10% तो प्रॉफिट आएगा, पांच ठीक है। परसेंट सॉरी। तो मैं अपनी टीम से भी कहूँगा, क्योंकि अब मंजर बदल गया है, तो आप थोड़ा वो प्लेट आपने जो बनाई थी बीबीएल वाली, जिसमें आपने दिसंबर वाला कॉल बताया था 470 वाला, उसका स्टॉप लॉस जो आपने 10 रुपये दिखाया था, ये तो कैश वाला था। एक आपने वो भी प्लेट बनाई होगी जिसमें आपने जो 470 वाला कॉल वाली प्लेट बनाई थी। हाँ, ये वाला जो आपने कहा था 15 से 19 पे लेना है, 25, 28, 33, 35, 40 टारगेट थे, 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। वो 10 रुपये वाला स्टॉप लॉस बढ़ाकर ट्रेल करके अब आपको करना है 20 रुपये। तो इसको आप ज़रा, हाँ, ये 10 रुपये वाली, ये वाली जो प्लेट है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, 20 रुपये कर दीजिए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, ताकि उनको सहूलियत मिल सके। कैश वाले ट्रेड में भी कोई छेड़छाड़ करनी है स्टॉप लॉस से, या बने रहें? नहीं नहीं, कैश कैश इज काइंड ऑफ सेफर। ये भी हाँ। मैंने 28 रुपए का, 25 से 28 के टारगेट की बात की थी। 25 मेरे दिमाग में था, बट मैंने आपको 28 बोला, तो मेरे मेरे लिए 25 ट्रिगर्ड हो गया, एक सेफ टारगेट। इसीलिए ठीक अब है। 28 का 25 का ट्रेड कर रहे हैं, तो वेट ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए। नहीं नहीं, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, अपसाइड तो आई है। और कैश के कंपैरिजन में ऑप्शंस में हम देखते हैं कि एज अ परसेंटेज जो
गेंस मिलते हैं ना, ये रिवाइज हो भी गया आपके लिए स्टॉप लॉस। तो परसेंटेज वाइज जो गेंस मिलते हैं ना वो ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश सेगमेंट। तो आप बने रहिए, 20 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे तो अब आपको फिर उसमें कम से कम आपका जो एंट्री प्राइस थी उतना तो उसके साथ हल्के प्रॉफिट के साथ ही आप एग्जिट करेंगे, इन केस अगर स्टॉप लॉस 20 रुपये का ट्रिगर हो भी गया तो भी। चलिए अच्छी बात है, आपने एक कॉल बताई थी और उसमें पैसा लोगों का बना भी है जिन्होंने आपके कहने पे इनिशिएट किया भी है। अब बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ, हमारे खास सेगमेंट का समय हो गया है। वाह क्या आईपीओ है। चलिए आज लिस्टिंग होनी है सुदीप फार्मा की और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अगर आपका कोई हाल ही में लिस्टेड कोई कंपनी है आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछिए, जब तक हम थोड़ा लिस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इस सेगमेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपको फ्री करने की कोशिश करूँ क्योंकि आपके गले की थोड़ी कंडीशन ऐसी है। तो सुदीप फार्मा इसको जल्दी से दिखाइए, ये आज लिस्टिंग होनी है और ग्रे मार्केट में अगर आप देखें तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा था इस कंपनी को लेकर। 593 रुपये का इशू प्राइस है, 895 करोड़ रुपये रेस किए हैं, 800 करोड़ रुपये का ओएफएस है, 95 करोड़ रुपये कंपनी के पास आए हैं। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, जो कल मैंने देखा था शाम को 104 रुपये था, यानी कि 593 वाला 697 रुपये पर लिस्ट होना चाहिए था। एक बार सब्सक्रिप्शन दिखाइए, बहुत शानदार रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को। कंपनी में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है और एकमात्र आईपीओ था अपने समय पर जब ये खुला था तो विकल्प नहीं था। 94 गुना के आसपास बढ़ा है QIB यानी कि संस्थागत निवेशक, 200 गुना से ज़्यादा ये बुक बनी है, 117 गुना के आसपास NII का हिस्सा और रिटेल भी 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब जितना उत्साह सब्सक्रिप्शन में दिखा है उतना ही आपको लिस्टिंग पर भी साफ तौर पे नजर आएगा। 593 वाला ग्रे मार्केट कह रहा था कि ये 697 रुपये पर यानी कि 700 के आसपास से लिस्ट होगा। अब इसका प्राइस दिखाइए। NSE पर जो मैम 945 पे भाव सेटल होता है ना, वो आया है 730 रुपये का। जी हाँ, 23% के प्रीमियम के साथ 137 रुपये का प्रीमियम लेकर ग्रे मार्केट 104 रुपये कह रहा था, 137 रुपये का प्रीमियम लेकर 730 रुपये पर खुलने की तैयारी में है। अब करना क्या है मैम, लिस्टिंग पे पैसा बनेगा ये तो दिख रहा था, ग्रे मार्केट दिखा रहा था, जिन्होंने पैसा लगाया जिनको अलॉटमेंट मिला उनको अभी से ही मुबारकबाद है। लेकिन अब करना क्या है, प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करें, वीकेंड 2 दिन का आने वाला है, या फिर अभी बने रहें, कोई स्टॉप लॉस हो जाएंगी आप? देखिए बने रहने की मैं सलाह दूंगी। वैसे मुझे याद तो है कि इसमें एप्लीकेशन के लिए जब पिछली बार आपने पूछा था तो मैंने हाँ ही बोला था कि इसमें एप्लीकेशन जाना चाहिए। वेल अभी इसमें अगर आपका आईपीओ के लिए मैं हर बार ये 3 लाइंस है सिंपल। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अगर आपका सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग था तो लिस्टिंग के दिन आपको डिस्काउंट मिले यानी नुकसान में लिस्टिंग हो, आपको प्रॉफिट मिले आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार या फिर कम भी, या फिर आपको एट पार लिस्टिंग हो, डिसीजन उसी दिन लेना होता है ना हो। अब ये ऊपर लिस्ट हो रहा है तो आपको स्ट्रैटेजी आपकी क्या रखनी चाहिए आपको, आप जो आपका आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है उसके ऊपर कम से कम 10% का अलर्ट, 10% का जीटीटी लगा के रखो कि कम से कम आपके पैसे पर 1 महीने के अंदर की बात है लेकिन ये आपके पैसे पर 10% का गेन तो सिक्योर्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप उन जगह पे यूज कर सकते हैं जहां आपको लिस्टिंग 15% से ज्यादा की हो रही है। इसको थंब रूल बना के भी रखे तो चलेगा, आपके लिए सेफर स्ट्रैटेजी रहेगी आगे भी। आज आईपीओ के अपर बैंड पर आप इसमें 10% की जीटीटी लगा के रखिए कि अगर ट्रिगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाइंग अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सोच रहे हैं तो नहीं करना है अभी, जिनके पास है वो ट्रेलिंग के साथ जरूर होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है। सुदीप फार्मा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप फार्मा के स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, तो उन कंपनीज के लिए एपीआई सॉल्यूशंस या फिर मेडिसिन, उन कंपनीज के लिए ये दवाइयां बना करके देने का, सॉल्यूशन बना करके देने के लिए चीजें बनाती है। तो ये प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट थीम है फार्मा के लिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी है। लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हो रही है, आई मीन प्रीमियम लिस्टिंग हो रही है तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ओके, मुझे याद भी है, मैंने उस लास्ट वीक की जो फाइल है वो निकाली। आपने कहा था सुदीप फार्मा के आईपीओ में आप अप्लाई कीजिए और लिस्टिंग के दिन आपको निकल जाना चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि इस एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रही क्योंकि 15% प्लस यानी कि 15% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो रही है। तो एक थंब रूल आप बता रही हैं कि वो थंब रूल ये होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर उसमें बने रहना चाहिए कि अपसाइड की गुंजाइश बनती है अगर 15% प्लस प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की गुंजाइश दिखती है तो। यस यस, ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप लॉस क्या है वो बता दीजिए एक बार, मैं मिस कर गया। आप इसमें स्टॉप लॉस मान के चले कि एक सेकेंड, इसका लिस्टिंग प्राइस कितना आ रहा है लगभग, आप इसमें 650, हाँ 730 रुपये का प्राइस है।
730 पर लिस्ट होने के बाद इसने 737 रुपए का हाई भी लगाया, अभी 735 के आसपास है। एक मिनट में इसको वापस से स्क्रीन पर ले लेती हूँ। अरे ठीक है, हाँ, मुझे एक समय दीजिए। ओके, हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं 710 रुपए का। दैट्स इट, 710। 710 रुपए का, बहुत ही बढ़िया। 710 रुपए का स्टॉप लॉस इन केस ट्रिगर हो भी जाता है तो भी आप 593 पे आपको मिला है। अगर इफ़ इन केस अलॉटमेंट मिला है आपको, आप लकी हैं क्योंकि 16 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था रिटेल में, तब भी आपको 593 मतलब कि 110 और 7 117 रुपए के आसपास का गेन मिल जाएगा। तो 710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए। आपने कहा है कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है इसमें, राइट? यस, अगर करना है तो भी 710 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा, अगर आपको एडवेंचर करना ही है, हाई रिस्क इन्वेस्टर आप हैं, तो 710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि आज इस लिस्टिंग के दिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो एक नया थंब रूल भी हमें मिला है आपकी तरफ से आईपीओ वाला कि 15% प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होती है तो आपको किस तरह से उन आईपीओस को, उस लिस्टिंग के दिन उस स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी ना कीजिए, हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही आप 710 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उतरिए, और जिनके पास है भी वो भी 710 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें और अपसाइड की गुंजाइश लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 15% प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। कोई सवाल तो हमारे सामने है नहीं और मेरे को आपको जल्दी भी छोड़ना है, तो फिर इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। निफ्टी थोड़ा लैकलस्टर है, लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। कोई पोजीशन अगर बनती हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करें। कोई बात नहीं, मना इस मतलब अभी नहीं करे तो अच्छा है। समटाइम्स देखिए, जहां पर ट्रेड होता है मैं खुद से शेयर कर देती हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ रिस्क ज्यादा है, तो उस रिस्क को आई ठीक है। डोंट वांट कि लोगों को लेना चाहिए। इनफैक्ट जाते जाते मैं जस्ट एक बात, ये जो मूव हुआ है पिछले हफ्ते, जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, एक हेज ट्रेड, इस मूव को कैप्चर करने के लिए ही किया था, लेकिन बाद में हुआ तो वी गॉट अ एसएल। तो समटाइम्स लीव इट, कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए। ऑलरेडी कई सारे स्टॉक्स मिले हैं, ऑप्शंस भी मिला है, तो फिलहाल उसी को देखना चाहिए। इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे। वीबीएल में टारगेट आया भी है जिन्होंने इंडेक्स वाला ऑप्शन वाला ट्रेड आपके कहने पे लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ ही मिस किया है। बहुत कुछ हमने आज सीखा भी और कुछ पैसे की कमाई भी हुई है जिन्होंने आपके कहने पर ट्रेड लिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत सही नहीं है फिर भी आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है या फिर जो कॉल या स्टॉक्स आपने रिकमेंड किए हैं उनमें कोई डिस्क्लेमर? स्टॉक्स तो देखिए बहुत सारे डिस्कस हुए हैं, बट एक बार मेरे पोर्टफोलियो में भी अगर मैं देखूं तो नो, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो मैंने रेकमेंड किया हो या फिर किसी ने रखा है और मेरे पास आज की डेट में है। बाकी स्टॉक्स तो है लेकिन डिस्कस लिस्ट में से नहीं है। और यस, मेंबर्स के पास तो डेफिनेटली सिमिलर ट्रेड भी जाते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो उनके पास ऑलरेडी एक्टिव पोजीशन होती है और वो यहाँ पर वो डिस्कशन में आ जाती है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। Rest, trading and investment are subject to market risk, and definitely one should understand the involved risk, be it trading या फिर इन्वेस्टमेंट भी करें तो भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। विश यू अ वेरी गुड डे, अ वेरी हैप्पी वीकेंड, और आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं, ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। Thanks a lot. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।